मेन चैप्टर का जो नाम है मोल कंसेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके, ठीक है। मोल पढ़ना है, मोल क्या होता है, ठीक है। देखो, हर चीज की क्वांटिटी नापने के लिए कोई भी अपन बोलते हैं ना कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 100, 1 लाख, 1 करोड़। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई भी चीज, अब वो चाहे ये पेन ले लूँ, कोई इंसान को ले लूँ, कार ले लूँ, समझ गए ना, कोई भी ऐसी यूनिट किसी भी चीज को उठा के अगर वो कितनी है, कोई भी चीज अगर इतनी है तो उसको बोलता हूं मैं 1 मोल। कोई भी चीज इतनी है तो बोलता हूं 6, इसको बोलता हूं 1, 6। और अगर इतनी है तो उसको बोलता हूं 1 मोल। अब मैं इतना बार बार तो नहीं बोलूंगा ना कि 6 × 10⁻23 या इन लाख करोड़, इतना अरब, वो अपन करते ना 1,23,490 ऐसे करके। तो इतना तो इसको बोलूंगा नहीं 3-3 कॉमा करके कि भी जैसे ऐसे 3-3 कॉमा करते जाऊं, फिर इनके वो उसमें इंटरनेशनल नेशनल यूनिट में जैसे भी लिखते हैं कुछ, उसमें बोलो तुम लोगों को, समझ गए ना। तो इसीलिए अपन जब कोई भी चीज की इतनी क्वांटिटी आ जाएगी, समझ गए ना, 1 क्वांटिटी हो तो 1 बोलते हैं, 2 क्वांटिटी हो तो 2 बोलते हैं। जब इतनी क्वांटिटी किसी भी चीज की आ जाएगी, मान लो इतनी कार खड़ी है, तो मैं क्या बोलूँगा, कितनी कार खड़ी है, गिन नहीं पाऊंगा ना इतनी सारी। तो मैंने अगर गिन ली कि ठीक है इतनी है, तो मैं किसको कैसे बताऊंगा कि 6 के पीछे इतने 0 लगा ले, इतनी कार खड़ी है। नहीं, मैं क्या बोलूँगा, 1 मोल कार खड़ी है, मतलब इतनी सारी कार खड़ी है। क्लियर है ना, 6 के पीछे 23 0 लगाए मैंने वो, ठीक है। तो इसी चीज को इन शॉर्ट में ऐसे कैसे लिखूंगा मैं, 6 × 10⁻23, या फिर इसी चीज को बोलते हैं 6.023 × 10⁻23। शॉर्ट में अगर उसको जब लिखना होता है तो वो Na लिख देता है, ठीक है। तो इसी चीज को 3 नाम से वो बोलेगा। पहला क्या बोलता है, 1 मोल। 1 मोल क्या होता है, Na। Na का नाम होता है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये इतना सारा जो है ना, इस नंबर को एक नाम दे दिया गया है बस, एवोगैड्रो नंबर। या तो मैं इतने सारे 6 के पीछे 23 0 लगेंगे तो या तो मैं उसको 1 मोल बोलूं, या मैं उसको बोलूं 1 एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है। तो या तो मैं 1 मोल बोल रहा हूं या फिर क्या बोल रहा हूं, Na, मतलब Na या एवोगैड्रो। और इसकी वैल्यू क्या है, 6.023 × 10⁻23। ये सब चीजें सेम ही है, ठीक है। या फिर ये सब है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, या फिर एटम, या फिर मॉलिक्यूल, या फिर आयंस, या फिर कार, पेंसिल, कुछ भी लिख लो, समझ गया ना। इतने नंबर ऑफ पेंसिल तो 1 मोल या Na या ये, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो 1 मोल Na या ये, इतने नंबर ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट, इतने नंबर ऑफ फोन अगर रखें सामने तो क्या बोलूँगा, 1 मोल फोन रखें, या फिर 1 एवोगैड्रो फोन रखा है, या फिर 6 × 10⁻23 फोन रखें। बस यही होता है मोल। समझ में आया मोल होता क्या है, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है। अब बीकर में कितने पार्टिकल है मैं गिन नहीं पाऊंगा ना ऐसे, तो उस चीज को भी मोल में गिन सकता हूँ ना। इसको ऐसे देखो, हर बीकर का कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ जगह होगी ना उसमें वॉल्यूम होगा। तो मैंने बोला है कि ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, मुझे नहीं पता कितने, ठीक है। अब उन पार्टिकल को मैं गिनूंगा कैसे, 1 2 3 तो होंगे नहीं, क्योंकि एटम से तो बहुत लाखों करोड़ों में ही होंगे। 5 लीटर की टंकी में बहुत ज़्यादा होंगे ना, समझ गए। 5 लीटर की टंकी बड़ी होगी तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो वो ये तो नहीं बोलूँगा 100 ही पार्टिकल होंगे, कुछ लाखों, मिलियन, ट्रिलियन में होंगे। तो उनको गिनूंगा कैसे मैं, उनकी यूनिट मोल में देखता हूँ कि 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है। ये चीज़ समझ गए। अगर इतने हैं तो क्या बोलूँगा, 1 मोल। इससे ये प्लस इसका आधा और है तो क्या बोलूँगा, 1.5 मोल है। समझ गए। अगर इसका डबल है तो क्या बोलूँगा, 12 मोल है।
सॉरी 2 मोल है, डबल है तो 2, ठीक है। इसका 3 टाइम्स तक इतने पार्टिकल हैं अगर, तो क्या बोलूँगा 3 मोल है, बजाय मेरे को ये बोलना कि 18 के पीछे 23 जीरो इतने हैं। उससे तो सिंपल में कोई पड़ेगा ना, उस 18 को मैं 3 में स्प्लिट करके उसको ये नाम दे दूं कि 3 मोल है। ये चीज समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो इसमें बहुत सारे कुछ पार्टिकल है, अब मुझे उन पार्टिकल्स को गिनना है। तो मैंने देखा कि इतनी जो जगह है इसमें जो पार्टिकल है वो 6 × 10⁻23 तक आ रहे हैं, ये बचे हुए भी 6 × 10⁻23 तक आ रहे हैं, ये भी 6 × 10⁻23 तक आ रहे हैं, और ये जो बची छोटी सी जगह है ये आ रहा है 3 × 10⁻23। समझ गए? इन सब का सम करूँगा तो टोटल जो भी पार्टिकल इसमें आ रहे होंगे क्या है 6 × 18, 19, 21। अगर इस बीकर में टोटल 21 × 10⁻23, समझ गए, 21 × 10⁻23 पार्टिकल हैं, तो मैं उसको कैसे बोलूँगा? या तो ये बोल दूँ कि 21 × 10⁻23 पार्टिकल है, या फिर इसकी जो छोटी यूनिट जैसे अपन बोलते हैं ना 1000 ग्राम अगर होता है तो 1 किलो बोल देते हैं, 5000 ग्राम होगा तो क्या बोलूँगा 5 किलो। ये जो समझ गया ना? तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर इतने पार्टिकल हैं तो उसका एक छोटा सा जो यूनिट है जो मुझे पता है वो 1 मोल होता है ना, और 1 मोल में कितना होता है 3 × 10⁻23। तो ऐसे कितनी बार लग रहे होंगे 3? 6, 18 प्लस उसका आधा और 3 × 10⁻23 1 मोल है, सॉरी 6 × 10⁻23, ठीक है। तो ये 1 मोल हो गया, ये 1 मोल, ये 1 मोल प्लस ये आधा मोल, तो कितना हो गया 3 और ये 3.5, वो 3 ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ ना 3.5 Na या फिर 3.5 मोल्स, या फिर ये जो लिखा है इसके पीछे इतने पार्टिकल हैं, इतने गैस के एटम मान लो। बेटी समझ में आई? तो इस कंटेनर का कुछ वॉल्यूम होगा ना, तो जब भी कैलकुलेशन की गई, बेटा सुन लेना बहुत अच्छे से, तो उसने मतलब इन्होंने देखा कि जो भी 6 × 10⁻23 पार्टिकल है ये एक पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम के सेट में आ पा रहे हैं। देखो कुछ तो जगह घेर रहा होगा 6 × 10⁻23, इतना छोटा नंबर तो है नहीं, तो वो कितनी जगह घेर रहा है कोई भी पार्टिकल मतलब कोई भी बीकर के अंदर, उससे उन्होंने मोल को वॉल्यूम से रिलेट कर दिया कि इतना मोल होगा तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। तो यहाँ से मोल की जो चलो सेकंड डेफिनेशन है, पहली तो मैं अब वापस बता दूंगा, ठीक है। मोल की एक डेफिनेशन आती है V/22.4, ये लीटर में लिखते हैं लेकिन, ठीक है। तो अगर मान लो कभी मुझको ऐसा है कि 1 मोल कोई पार्टिकल है तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए 24.4 लीटर की टंकी में 1 मोल पार्टिकल आ सकते हैं। हाँ 22.4 लीटर की टंकी में, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर टंकी की कैपेसिटी इससे ज़्यादा है तो 2 मोल आ रहा होगा। तो वो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोलता है कि मोल दे दिए, उसने क्या दिए मोल दिए, मोल दिए मतलब तुमको पार्टिकल दे दिए ना, उसने बोल दिया है कि इतने पार्टिकल हैं, अब बताओ कितना वॉल्यूम की टंकी मेरे को लगेगी इतने पार्टिकल रखने के लिए। तो मेरे को 1 मोल रखने के लिए जगह पता है कितनी लगती है, इतनी, तो इतने मोल के लिए कितनी लगेगी मैं कर लूँगा ना मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना आ रहा था इसके लिए इतना मोल, तो मोल यहाँ रखूँगा उसमें इतने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो मेरे को मिल जाएगा कि कितना बड़ी टंकी मुझे चाहिएगी कि मैं इतने पार्टिकल रख पाऊँ। कुछ समझ में आ रहा है बाकियों को? बाद में रट लोगे फॉर्मूले सब, ठीक है। अच्छा कितने ऐसे जिनको नहीं आ रहा, ये कुछ तो समझ में आया होगा। अब उसी चीज को मैं 3 टर्म्स में लिख रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने बोला 1 मोल, 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे 6 × 10⁻23 पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, समझ गए। इतने पार्टिकल अगर होते तो 1 मोल बोलता हूं मैं। अब इतने पार्टिकल का कुछ मास होगा ना, वेट होगा, ऐसा तो नहीं बिना वेट के होंगे एटम, छोटे छोटे एटम का वेट भी मिलाऊंगा और इतने एटम मिला दूं तो कुछ तो वेट मेरे को निकल के आएगा ग्राम में। कल ही पढ़ा था अपन ने
कि एक सिंगल एटम का वेट एमयू में नाप रहे हैं, लेकिन उसी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 6 इंटू क्या था 6.22 इंटू 10⁻23 था कुछ ग्राम में 24, हाँ 1.6 इंटू 10⁻24, तो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ऐसे करके अपना ग्राम में आ रहा था। तो ग्राम एटमिक और उस एटम को ग्राम में दोनों में फर्क था। ग्राम एटमिक मतलब एक मोल का कितना, तो एक एटम का इतना तो एक मोल का कितना, उसमें मोल का मल्टीप्लाई कर दूंगा उस एक के वजन में। एक एटम का वेट मैं बोल रहा हूं x है, तो एक मोल एटम का वेट कितना होगा, x तो एक का है, एक मोल कितना होता है 6 इंटू 10⁻23, तो इतना वजन हो जाएगा एक मोल एटम का। ठीक है, तो अपने पास देखो टोटल पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल वो वेट के टर्म्स में पूछता है, वॉल्यूम के टर्म्स में पूछता है, और एवोगैड्रो नंबर की कितने पार्टिकल हैं उस नंबर में पूछता है, नंबर ऑफ मोल्स, पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी ये पूछता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो सबसे जो पहला लिखा जाता है मोल की डेफिनेशन, मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन उस चीज का मॉलिक्यूलर मास। मान लो मेरे को कोई सी भी चीज का बोल दिया उसने कि 23 ग्राम सोडियम दिया है, तो सोडियम का ग्राम उसने दे दिया ना, कितना पाउडर दे रहा है मेरे को चम्मच में निकाल के 23 ग्राम, तो उसमें बहुत सारे एटम होंगे, तो वो 23 ग्राम में ऊपर लिखूंगा और नीचे उस जो एक सोडियम का ओरिजिनल वेट है मॉलिक्यूलर मास उसका, मतलब सोडियम का मॉलिक्यूल नहीं आएगा और 23 ही लिखूंगा यहाँ पे। क्लियर, तो 23/23 1 मोल हो जाएगा। तो उतने जो मेरे को उसने पाउडर दिया है 23 ग्राम, उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल। तो जो भी जितना वेट है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, तो 32 अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है तो 32 ग्राम में 1 मोल पार्टिकल होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। शॉर्ट में समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर मैं तुमको चम्मच में, ऑक्सीजन वैसे गैस है बट ऐसा समझ लो, ठीक है, अगर चम्मच में मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन निकाल के दे रहा हूं तुम्हारे हाथ में, तो तुम जब उसमें पार्टिकल गिनने जाओगे तो 1 मोल पार्टिकल निकलेंगे। समझ में आया? जो उसका ओरिजिनल वेट होता है अगर उतना ही वेट में देता हूं तो उसमें 1 ही मोल पार्टिकल होते हैं। आयरन का अगर मैंने तुमको 56 ग्राम दिया है तो आयरन के उसमें 1 मोल पार्टिकल होंगे। अगर 56 का आधा कितना होता है 56 का आधा, जो भी होता है, तो आधे ही मोल होंगे। इफ गिवन 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो उसमें कितना 1 मोल या फिर 6 इंटू 10⁻23 सोडियम। अगर मैं बोल रहा हूं 32 ग्राम ऑफ O2, इतना अगर मैंने कुछ तुमको पाउडर दिया 32 ग्राम का, इतना जो भी, ठीक है, इसको वैसे पाउडर में लेंगे नहीं बट समझ लो, अभी इमेजिन कर लो, ठीक है, 32 ग्राम O2 है तो उसमें कितने मोल होंगे 1 मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल होगा वो, ठीक है, याद रखना 1 मोल मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर उसमें एटम पूछूंगा तो कितने होंगे 2 मोल एटम। ये समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो लिखा है कि 32 ग्राम O2 दिया है तो उसमें 1 मोल मॉलिक्यूल होगा और एटम पूछूं तो 2 मोल होंगे। शॉर्ट फिजिक्स समझे? तो वेट से कैसे रिलेट करता आया? तुमको सीधा क्वेश्चन आएगा, वो वेट देता है, मोल पूछता है, मॉलिक्यूलर मास याद होता है। क्लियर है? उसने बोल दिया है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 रिएक्ट जो भी है कुछ XYZ, और पूछा है कितने मोल है, तो 98 गिवन है और H2SO4 का मुझे पता है मॉलिक्यूलर मास भी 98 होता है, 98/98 1, तो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये वेट के टर्म्स में वो पूछता है कि मोल वेट के टर्म्स में क्या होता है। अपने पास मोल है क्या, पार्टिकल है, उस पार्टिकल का वजन कितना है, वो पार्टिकल कितनी जगह घेर रहा है एक डब्बे के अंदर, और उस पार्टिकल में मोल के अंदर पार्टिकल कितना है। तो मास के टर्म्स में पूछ रहा है तो क्या बोला अपन ने कि इस पार्टिकल का मास क्या है, मतलब 1 मोल का मास कितना होगा, ऐसे निकालते हैं। इसी को अगर वॉल्यूम के टर्म्स में पूछ रहा है कि इतने जो पार्टिकल हैं वो कितनी जगह घेर रहे हैं एक डब्बे के अंदर, ये जो समझ में आए, 1 मोल रखूंगा तो कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, उतना ही 1 और मोल रख दिया तो और जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी, उतना ही रख दिया तो एक और जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर जगह ऑक्यूपाई करता है। 1 मोल पार्टिकल अगर मैं दे रहा हूं तो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर,
और ये चीज एवोगैड्रो ने, देखो फिर इसमें तुम ये नहीं बोलोगे सर वाटर होगा तो ज्यादा करेगा, CO होगा तो कम करेगा। एवोगैड्रो ने बोल दिया था कोई भी गैस लो वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई होगा, अगर सेम लीटर की टंकियां ले रहे हो तो। ये चीज समझ में आई? तो वहीं से ये भी आ रहा है ना, मैंने बोला है कि 1 मोल CO2 22.4 जगह ऑक्यूपाई कर रहा है और 1 मोल O2 भी 22.4 जगह ही ऑक्यूपाई करेगा। उसमें ये नहीं बोलोगे कि कार्बन एक्स्ट्रा है तो सर ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करना चाहिए। वो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ने पहले ही बोल दिया था कि नंबर सारी चीजों को सेम होगा तो सेम ही जगह ऑक्यूपाई होगी। अब वो मैं लिख के समझा देता हूं, ठीक है? कुछ आया समझ में? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर या फिर V अपॉन 22400 ml, अगर ml में लिखता है तो। क्लियर है? अब इसी में मैं तुमको देता हूं, मान लो कोई भी चीज का 1 मोल है। 1 मोल मतलब कितना? 6 × 10⁻23 पार्टिकल दिए, तो 1 मोल अगर पार्टिकल दिए तो वो कितनी जगह घेरेगा वो देखो ना तुम। ऐसे यहां पे सोचो, गिवन क्या है बेटा? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या है? 1 Na मतलब 6 × 10⁻23 पार्टिकल है, ठीक है? ये पार्टिकल जो है कितनी जगह कोई भी बीकर के अंदर ऑक्यूपाई करेंगे। अगर एक बीकर रखा, उसमें मान लो इतने में ये गैस आ गई सारी, ठीक है? तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना वो 22.4 लीटर है 1 मोल का। 2 मोल ले लूँगा तो डबल हो जाएगा, 3 मोल ले लूँगा तो ट्रिपल हो जाएगा। ये क्लियर है? अब इसको जब फॉर्मूले से रखूंगा तो मैंने बोल दिया ना तुमको, मोल इज इक्वल टू V/22.4 होता है। मैंने क्या दे दिया? 1 मोल है, ठीक है? गिवन बोल रहा हूं मैं ना, गिवन 1 मोल। ये चीज समझ में आ रही है? तो 1 मोल है, वॉल्यूम मुझे पता करना है कि 1 मोल कितना वॉल्यूम जगह घेरता है, डिवाइड विथ 22.4, तो वॉल्यूम कितना आएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 22.4 ही आएगा ना। कितने से? 1 मोल से। तो 1 मोल कितनी जगह घेरता है? 22.4 लीटर। कोई सा भी बीकर ले लो, 5 लीटर के टंके, 1000 लीटर के टंके लूँगा तो उसमें भी 22.4 ही जगह घेरेगा। 50 लीटर के टंके लूँगा तो उसमें भी 22.4 ही जगह घेरेगा। ये चीज समझ में आई? और मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। मॉलिक्यूल ये नहीं बोलोगे कि गैस चेंज तो मॉलिक्यूल चेंज, क्योंकि इसको जब n/Na से रखोगे तो मोल तो यहाँ भी 1 ही है, उधर 1 × Na हो जाएगा। कोई सी भी गैस ले लूँ मैं, आगे अभी अगला वाला आएगा उसमें समझ जाओगे। ये दो समझ में आए? मास से कैसे रिलेशन है और वॉल्यूम से कैसे। अब 1 मोल का पार्टिकल से पूछता है। पार्टिकल तो मुझे पता ही ना, देखो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? इतने। 2 में कितने होंगे? इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, 12। इधर 3 का, इधर 3 का। तो जैसे पार्टिकल का नंबर बढ़ाते जाता हूँ, मोल का भी तो नंबर बढ़ेगा ना, मतलब उतने ही बढ़ाने पड़ेंगे। और कुछ थोड़े से बढ़ा है तो पॉइंट में बढ़ेगा। 1-2 कभी नहीं बढ़ाते कि 2 एटम बढ़ा दिए तो क्या होगा, समझ गए ना? एटलीस्ट इतना नंबर बढ़ाते कि वो थोड़ा राउंड फिगर में आए कि आधा मोल, 1 मोल, 0.25 मोल, इतना तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ये नहीं बोलोगे 0.0000 कुछ, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर है? तो तीसरा जो है, ये पहला था, दूसरा था, ये समझ में आया सभी को? अब तीसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? तीसरा किस फॉर्म में? पार्टिकल्स के फॉर्म में हो, ठीक है? पार्टिकल्स के फॉर्म में। ये समझ लो वरना रट लोगे तीनों फॉर्मूले, ठीक है? पहले भी रटे ही होंगे। चलो, तो मोल्स क्या होता है? जब इसका फॉर्मूला लिखते हो तो n/Na होता है। Na तो मुझे पता है ना क्या है, पार्टिकल है, 6 × 10⁻23। तो इसको ये लिखवा ना, ये अपॉन 6 × 10⁻23। अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि 1 मोल कितने, देखो जो n होता है, पहले तो ये लिख लो। n क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल या फिर एटम या आयन, जो भी बोलो, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अपन मॉलिक्यूल को ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो मॉलिक्यूल रख के करते हैं ऐसा। फिर मॉलिक्यूल से एटम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, वो अलग है। तो वो जब क्वेश्चन करेंगे तो सीख जाओगे। बाकी n मतलब पार्टिकल। अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है ना। जैसे सोडियम लिया तो सोडियम में मॉलिक्यूल थोड़ी ना बोलोगे, उसको एटम ही बोलोगे कि सोडियम के कितने एटम, 6 × 10⁻23 एटम मिल जाएंगे तो 1 मोल बन जाएगा।
12 इंटू 10⁻23 मिलेंगे तो 2 मोल बनेंगे सोडियम के, तो 2 मोल मॉलिक्यूल नहीं बोलोगे ना, तो इसीलिए एटम भी लिखा है, मॉलिक्यूल भी लिखा है, आयन भी लिखा है। Na प्लस के अगर 6 इंटू 10⁻23 है तो यही बोलोगे ना 1 मोल सोडियम के आयन से, 1 मोल सोडियम के मॉलिक्यूल नहीं बोलोगे ना, तो इसीलिए सारी चीजें लिखी है वहाँ। लेकिन क्वेश्चन जो अपने आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मॉलिक्यूल ही अपन करते हैं, N2 CO2 O2, तो मॉलिक्यूल से रहता है, फिर वहां से एटम निकालते रहते हैं। क्लियर? तो मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को यहाँ पे सेम एग्जांपल लेके, मैंने बोला है कि 5 मोल है, ठीक है, चलो पहले 1 मोल से लेते हैं। 1 मोल में कितने पार्टिकल, तो इसको फॉर्मूले से देखो, ये तो समझ गए आप कैसे, तो 1 मोल इज इक्वल टू पार्टिकल तो n है ना, बाय Na, तो n क्या आ जाएगा, Na ही तो आ रहा है, n ये जो पार्टिकल है कितना आ रहा है Na, तो n मतलब क्या है 6 इंटू 10⁻23 आया ना मेरा, इतने पार्टिकल है कितने 1 मोल में। अब यही चीज जब मैं 2 के लिए लिख रहा हूं, ये 1000 मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं 2 नहीं, चलो ऐसा करते हैं 5 के लिए लिख लेते हैं। 5 मोल अगर है कि 5 मोल में कितने पार्टिकल, ठीक है, तो मुझे पता है ना 5 मोल में कितना, सीधा 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो फॉर्मूले में भी रखोगे तो 5 इज इक्वल टू n बाय Na, और यही पार्टिकल का नंबर है ना, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू Na, तो 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो 5 6 30 इंटू 10⁻23, या फिर क्या बोलूँ 3 इंटू 10⁻24 इज 04, यहाँ ऐड कर दिया। तो चीजें सिंपल है ना, पार्टिकल है 6 इंटू 10⁻23, उसको पार्टिकल के फॉर्म में पूछ सकता है कि डबल कर दिया तो कितने, ट्रिपल, जो भी है, उससे वॉल्यूम पूछ लिया कि इतने अगर मॉलिक्यूल कोई भी बीकर में रखता हूं तो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे, 22.4 लीटर। वेट के कंपेयर में पूछूं तो वेट से फिर उसका गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, फिर क्योंकि वो वेट वाली चीज फिर वेरी करेगी। देखो वॉल्यूम वेरी नहीं कर रहा है, कोई भी पार्टिकल ले लो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, समझ गए ना। मैं ऑक्सीजन का 1 मोल लूं तो 1 मोल में कितना 22.4 लीटर ही रहेगा, चाहे CO2 का 1 मोल लूं तो भी 22.4 लीटर ही रहेगा। लेकिन अगर मास पूछूं कि 1 मोल CO2 का मास कितना होगा और एक में पूछ रहा हूं 1 मोल O2 का मास कितना होगा, तो मॉलिक्यूल अलग है तो मास तो अलग ही आएंगे ना, मास सेम नहीं आ सकते, लेकिन वॉल्यूम सेम आएगा और पार्टिकल भी सेम आएंगे। मॉलिक्यूल के टर्म्स में पूछो तो पार्टिकल सेम आएंगे, एटम अलग आते हैं। फिर कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें ये जो चीजें ना एन या मॉलिक्यूल रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इतने मोल CO2 थे और एक में बोला मैंने इतने मोल O2 थे, तो CO2 के मॉलिक्यूल तो 5 ही आए, मतलब 5 मोल आए, और O2 के भी 5 मोल आए। लेकिन जब उसके मैंने एटम पता किया ना, तो एटम तो फिर इंडिविजुअल एटम ढूंढोगे ना। CO2 में टोटल 3 एटम है, O2 में टोटल 2 ही एटम है, तो जो भी मॉलिक्यूल आया उसमें फिर 3 या 2 को मल्टीप्लाई करोगे जिसका पूछा है, वो क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे। ठीक है, ये क्या लिख लो, 5000 ग्राम मिटा, ये 5000 ग्राम और 5 केजी मिटा। हाँ ठीक है, ये तो आता ही होगा। ठीक है, चलो मैं बोल रहा हूं कि 5 Na मेरे पास क्या है, CO2 है, ये मेरा फाइनल आंसर आया। N का है ना, N क्या है मेरा 5 Na, एक N नंबर ऑफ मोल है ना, और मैं बोल रहा हूं 5 Na आया है मेरा O2, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जो लिखे है ना, कुछ नहीं बोले तो मैंने ये बोला ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखोगे, क्योंकि जो दिख रहा है वही लिखोगे ना। ये क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, एटम होता तो एटम लिखता, सोडियम होता तो एटम लिखता, CO2 है तो मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, तो मॉलिक्यूल लिख रहा है तो दोनों का मॉलिक्यूल लिखा। अब वो जब इसमें पूछेगा ना एटम कितने, तो फिर तुमको ये करना पड़ेगा कि इसमें एटम कितने, 3 है ना, 3 एटम, तो इसमें क्या करेंगे 5 इंटू 3 Na, इसमें कितने 2 एटम है ना, तो इसका क्या होगा 5 इंटू 2 Na, इतने यहाँ पे ये मॉलिक्यूल था 5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये भी क्या था मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ये कितना है इतना Na एटम्स ऑफ CO2 एटम्स ऑफ O2।
कुछ समझ में आया सभी को? अभी कोई ऐसा जिसको डाउट है या नहीं आया हो, फिर भी कोई भी हो तो हाथ खड़ा करके बता दो। अगर ये चीज नहीं समझ में आएगी तो फिर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा घूम जाओगे सच में। कोई भी नहीं है? चलो लिख लो जल्दी। इतना नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एनीथिंग इज नोन एज 1 मोल। ये चीज समझ में आई बेटा आप सभी को? जो मैंने लिखी है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एनीथिंग इज नोन एज 1 मोल। इतना एरो करके लिखा है, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एनीथिंग इज नोन एज मोल। ठीक है, तो लिख लेना। 0 है मतलब एक, कोई भी एक पार्टिकल है, वो इतने हैं तो 6, तो इतने हैं तो कितने? ये जल्दी लिखो, जो है छाप लो बस। अभी देखो मोल अपन ने समझ लिया अभी क्या होता है, वॉल्यूम के टर्म्स में, मास के टर्म्स में और पार्टिकल के टर्म्स में। उसी चीज को मैंने हिंदी में साफ भाषा में लिख दिया और तीनों फॉर्मूलों को साथ में लिखा। इधर देखो, मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मतलब जो भी वॉल्यूम कितना आएगा अपॉन 22.4 n बाय n है। n क्या होता है? मॉलिक्यूल भी होता है, एटम भी होता है, पार्टिकल भी होता है, आयन भी होता है, सब कुछ है n। तो n समझ गए ना? उधर लिखवा दिया, वापस जाने लिख रहा हूं मैं। और कुछ भी नहीं दिया हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने क्वेश्चन में वो मॉलिक्यूल ही रहता है। ठीक है, मॉलिक्यूल, एटम, आयन और कोई भी चीज का पार्टिकल। क्लियर है? क्वेश्चन करवाऊं तब मैं फिर इस फॉर्मूला को ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी 2 या 3 को तुम साथ में रख सकते हो। तुमको वॉल्यूम दिया और मास पूछा है तो इन 2 को साथ में रख दो। पार्टिकल दिए और मास पूछा है, इन 2 को साथ में रख दो। समझ गए ना? मोल के साथ या तो ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, किसी भी आपस में चारों को इंटरचेंज करते रहो, तुमको सारे आंसर मिल जाते हैं। ये 4 ही फॉर्मूले मोल में बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इतने पार्टिकल मिलके 1 मोल बनता है, ये पता है मेरे को। तो 1 मोल को मैं 3 अलग अलग उसमें बता देता हूँ वापिस से, जो पढ़ाया था वो। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? इतने। ठीक है, 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है ना। फिर चाहे गैस कोई भी ले लूं मैं, तो भाई लिखा है बीकर का 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, कोई भी गैस हो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल सेम होगा, फिर वो वैरी नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब भाई मास के टर्म्स में, लेकिन मास अलग होगा। 1 मोल CO2 लो और 1 मोल O2 लो, वजन तो दोनों का अलग होगा ना। CO2 ज्यादा भारी है O2 से, तो इसीलिए। ठीक है, तो 1 मोल या 6 × 10⁻23 पार्टिकल का मास डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट गैसेस या डिफरेंट मॉलिक्यूल। एग्जांपल, CO2 का 1 मोल या O2 का 1 मोल, दोनों के वेट अलग होंगे। क्लियर है? समझ में आई ये चीज? तो हिंदी में लिख दिया, जो अभी इतनी देर से समझा रहा था मैं। ये इतना है। ठीक है, उसके बाद जब वो क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में भी देता है, कल पढ़ के आया ना अपन, एटॉमिक मास इन ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर ग्राम या कोई भी ऐसी चीज यूनिट आगे लग रही हो, मतलब वो 1 मोल में जा रहा था, बताया था। तो ये देखो, मॉलिक्यूल इन ग्राम बोलता तो बात अलग थी, मॉलिक्यूल को ग्राम में कन्वर्ट करते रहते AMU से। ग्राम मॉलिक्यूल बोला है ना, तो ग्राम का आगे लग गया ना बेटा, मतलब क्या होगा? 1 मोल। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा दे, whenever ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एटम इज गिवन इन क्वेश्चन, देन इट इज मोल, तो उसका मतलब क्या होता है? मोल दिया है। एग्जांपल देखो, 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 अगर दे रखा है क्वेश्चन में, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज रिएक्टेड विद दिस एंड दैट एंड XYZ। ठीक है, तो जब भी वो 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल दे दे, तो तुम 1/2 ग्राम को ये नहीं सोचोगे कि उसका वजन आधा कर रहे हो, कि 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 है तो O2 का 32 है तो उसका आधा कर दिया, आधा। ये नहीं होता। 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है, अगर ये आगे लग गया तो मोल लिया है ना, तो उसका मतलब क्या? 1/2 मोल ऑफ O2 है वो। 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल जो है उसका मतलब है 1/2 मोल। ये बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन में वो ये देगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल देगा तो फिर क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा ना, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता है। क्या देता है? 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल, उसका मतलब क्या है? 1/2 मोल। तो अब मेरे को पता लग गया ना ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, आधे। यहां से मैं कंफ्यूज हो रहा था, 1/2 ग्राम एटम देता तो भी क्या होता? 1/2 मोल। क्लियर है? अब देखो सारे इधर मॉलिक्यूलर मास तो वेरी होता है ना अलग अलग पार्टिकल का, इसीलिए मास वाला फॉर्मूला अलग जा रहा है। उसमें कहीं भी एक चीज फिक्स नहीं है। वॉल्यूम वाले में फिक्स कर दी, पार्टिकल वाले में फिक्स कर दी, लेकिन मास वाले में फिक्स नहीं किया मैंने। ये Na फिक्स है ना, Na की वैल्यू क्या होती है? 6 × 10⁻23, और इसी को एवोगैड्रो भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर।
एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे ना पार्टिकल में एक चीज फिक्स है, वॉल्यूम में एक चीज फिक्स है, मार्क्स में कहाँ दोनों चीज फिक्स है? ये तो गिवन होगा तो चलो वेरी करता है, ये फिक्स नहीं है ना, गैस पे वेरी करेगा, बाकी दो में फिक्स है। तो मैं वो यही बोल रहा है, मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब अलग अलग चीजों का 1 मोल का वजन अलग अलग होगा, ग्राम में होता है वो, कि इतना ग्राम अगर सोडियम लूंगा, अभी लिख के बताया था ना, इतना ग्राम लूंगा तो कितना मोल का वजन है वो, उसके 1 मोल का। तो भाई लिखा है कि 1 मोल सोडियम का वजन कितना होगा? 23 ग्राम। या फिर बोलूँ 23 ग्राम अगर मैं सोडियम ले रहा हूँ तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे? 6 × 10⁻23 सोडियम के पार्टिकल है, तब जाके इतना वेट आ रहा है, वो भी ग्राम में। और सिंगल एक का लेता हूँ तो AMU है, ठीक है। अब एक और ये चीज देखो, ये अपने मास से रिलेटेड हो गया ये वाला पॉइंट, और ये किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम। वही चीजें बार बार घुमा फिरा के लिख रहा हूँ, याद हो जानी चाहिए, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाई, किसी भी चीज का 1 मोल। अब वो वेरी, चाहे CO2 हो, चाहे O2 हो, चाहे CO, कोई सी भी गैस ले लूँ, चाहे नियॉन ले लूँ, आर्गन, हाइड्रोजन, कुछ भी, हर गैस का 1 मोल कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है? 22.4। लेकिन उसके लिए बोला था उसने टेम्परेचर और वो सब चीजें फिक्स होनी चाहिए। तो एट NTP या FTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये NTP और FTP क्या होता है नॉर्मल, उसमें FTP क्या होता है, मतलब FTP की वैल्यूज क्या है और NTP की वैल्यूज क्या है? ऑलमोस्ट सेम होती है, ज्यादा वेरी नहीं करती है। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा दूंगा, क्लियर है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन को मोल के क्वेश्चंस करने हैं, और मोल के साथ फिर स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना है, और फिर इन तीनों के क्वेश्चन साथ में करने हैं, मोल प्लस स्टोइकियोमेट्री प्लस लिमिटिंग के। पहले मोल के सीख लेंगे, फिर स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, फिर तीनों के क्वेश्चन साथ में कर लेंगे। मेन पोर्शन ये, उसके बाद थोड़ा और आखिरी का पोर्शन बचेगा, खत्म कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? चलो ठीक है, ये वाली क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो देखो, मोल की बेसिक थ्योरी अपन ने पढ़ ली थी कि मोल होता क्या है, समझ लिया था बहुत अच्छे से कि वॉल्यूम में मोल्स को कैसे नापेंगे, वेट में कैसे नापते हैं, और मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, इनमें कैसे नापते हैं। क्लियर है? अब उसी मोल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जब स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट ऐड कर दूंगा ना, तो क्वेश्चन थोड़े फिर एक लेवल अप हो जाते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन जब ऐड कर दूंगा तो उसकी थ्योरी मुझे अभी पढ़ाना है। तो पहले बेसिक मोल के जो 4 फॉर्मूले लिखे थे अपन ने, मोल इक्वल टू ये, इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद मैं परसेंटेज कंपोजिशन, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, इसकी थ्योरी पढ़ा दूंगा। फिर मिक्स वाले क्वेश्चन कर लेंगे सारे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर्मूला समझने के लिए, ठीक है। देखो मोल का अपन ने बेसिक फॉर्मूले, चलो एक बार मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, या फिर N/Na, और N क्या था? मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल, एटम, जो भी तुमको लिखना हो, जो भी प्रायोरिटी में दे रखा हो, ठीक है। चलो अब इससे क्वेश्चन करूं। जो ये 4 फॉर्मूले मेरे पास, मोल, ये जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको मोल के बराबर में रख दोगे। जो भी जिस क्वेश्चन में पूछ रहा होगा दी होगी, उस एक चीज को, उन 2 चीजों को उठा के मोल में रख दोगे। क्लियर है? अगर मोल पूछा है और N दिया है तो मोल और N को रखोगे। मोल पूछा है और वॉल्यूम दिया है तो इन 2 को रख दोगे। लेकिन अगर वॉल्यूम दिया है और मॉलिक्यूल पूछा है तो वॉल्यूम और मॉलिक्यूल ये 2 है ना, तो इन 2 फॉर्मूले को रखोगे। वेट, मॉलिक्यूलर वेट दिया है और वॉल्यूम पूछा है तो इन 2 को रखूंगा मैं। समझ गए ना? कोई भी 2 चीज मिनिमम दी होगी तो उन 2 चीजों को रख देना। मोल मॉलिक्यूल दिया हो तो ये 2, मोल वॉल्यूम दिया हो तो ये 2, मोल और वेट दिया हो तो ये, वेट और वॉल्यूम दिया हो तो ये, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल दिया हो तो ये, और मॉलिक्यूल और वेट दिया हो तो ये। क्लियर है? बस अब फॉर्मूलेज रखने मुझे पता है इसने क्या दे दिया, इतना लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट FTP। इसमें क्या पता करना है मेरे को? नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? तो इसने क्या वॉल्यूम दे रखा है ना, और मोल पता करना है, तो मोल पता करना है तो मोल तो रखना ही पड़ेगा ना। और एक और क्या दे दिया? वॉल्यूम। तो ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा। हमेशा 2 फॉर्मूले कोई बराबर में आते हैं, ये रूल होता है इसमें, ठीक है। तो मोल क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम कितना दिया है? 11.2 अपॉन 22.4। ये 1 से 2 से कट जाएगा ना, तो 1/2 मतलब 0.5 मोल आएगा इसका आंसर। क्लियर है ना? ठीक है, ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अच्छा, या फिर इसको डायरेक्टली, हाँ क्या 1/2 है 0.5 मोल। या फिर पता है इसको अगर मैं सॉल्व नहीं भी करूँ ना बेटा, आवाज नहीं करो, इधर देखो, मुझे पता है कि नाइट्रोजन गैस है,
मैंने तुमको ये चीज बता रखी ना कि कोई भी चीज दे दे तो वो कितना ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर उसके ओरिजिनल स्टेट में। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो कितना ऑक्यूपाई करना चाहिए 22.4 लीटर। नाइट्रोजन गैस एक मोल में 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करनी चाहिए, ये ओरिजिनल होता है। तो इसने बोला है सिर्फ 11.2 ऑक्यूपाई कर रही है, तो आधा ही मोल होगा। तो डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता था, बट डायरेक्टली अगर ज्यादा कंफ्यूजन है क्या है तो फॉर्मूला लगा लिया। क्लियर है। 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। तो मीथेन गैस का वेट पता है मुझे, देखो ये वेट दे दिया ना, तो डायरेक्टली मैं एक बार करके देखता हूँ। ठीक है, मीथेन का वेट कितना होता है, कार्बन का 12 और 4 16, मतलब क्या है 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल होगा। क्लियर है। तो इसने क्या बोला है 16 ग्राम मीथेन में कितना होगा, 1 ही मोल होगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से रख लूं, वेट दिया है और मोल पूछा है, तो मोल और वेट ये दो को इक्वल रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको जो जीरो से कर रहे हैं। तो मोल क्या होगा बेटा W/m, वेट कितना दिया 16, मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है 16, तो 1 आएगा 1 मोल। और ये डायरेक्टली भी आ रहा था ना। क्लियर है कैसे करते हैं। ठीक है, इतना मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस, अगर 1 मोल O2 गैस के मॉलिक्यूल होते हैं तो कितने होते हैं 6 × 10⁻23 होते हैं। अब वो 10 में तुम थोड़ा फिर ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, या फिर चलो इसको अगर मेरे को 23 करना हो तो इसको कितना करूंगा, अगर इस चीज को बढ़ाता हूं तो इसको कम करना पड़ेगा ना। इसको मैंने चलो 23 किया तो कम किया ना, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा 1 से, तो ये हो जाएगा 120। तो 120 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस में कितने मोल होंगे, 1 मोल में कितने होते हैं 6 × 10⁻23, तो कितने लगेंगे कि 120 वाले 6 को 120 से डिवाइड कर दूं ना 20, तो डायरेक्टली भी आएगा ना कि 20 मोल। या फिर इसने क्या दिया है मॉलिक्यूल दिया है, मोल पूछा है, तो मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला कौन सा, ये और मोल ये रहा, तो इन दो को इक्वल रखना पड़ेगा। तो मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल n/Na। n कितना दिया है इसने 12 × 10⁻24 अपॉन Na की वैल्यू तो फिक्स होती है ना 6 × 10⁻23, वो 6.023 होता है, लेकिन अपन सिंप्लिसिटी के लिए ये रख रहे हैं। क्लियर है। 6 1 0 6 6 2 12, 23 और 24 कटेगा तो सिर्फ 10 बचेगा ना, क्योंकि समझ गए ना ये चीज। तो कितना बचा 2 और 0 20, तो कितना बचा 20 मोल। तो डायरेक्टली भी तो आ रहा था ना, अगर कॉन्सेप्ट समझा होगा तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वरना फॉर्मूले चारों लाइन से याद होने चाहिए। जो चीज दिए, दो चीजें, एक पूछा होगा एक दिया होगा, उन दो को बराबर कर दो। अभी सब मोल से आ रहे हैं, ठीक है, अभी आएगा जिसमें एक बार ये और ये दे देगा, तो फिर इन दो को इक्वल रख दूंगा, मोल नहीं रखूंगा मैं। क्लियर है। चलो 49 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 के 1 मोल का वजन कितना होता है 98 ग्राम। ठीक है, तो 49 कितने में का होगा, आधे का, उसका आधा होता है 98 का आधा। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आ जाएगा 0.5 मोल। या फिर फॉर्मूले से रखू, मोल क्या होता है वेट बाय m। क्लियर है। वेट कितना है 49, मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2SO4 का याद रख लेना 98, बार बार निकालने नहीं बैठोगे। क्लियर है 98, तो ये 1 से 2 पे चले जाता है, तो ये जाएगा 1/2 या 0.5 मोल। समझ में आ रहा है ना सभी को, मोल के क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, वी हैव इतना मॉलिक्यूल ऑफ O2, क्या दे रखा है मॉलिक्यूल दे रखा है O2 के, फाइंड द मास ऑफ O2 और वॉल्यूम। तो पहले क्या पता करना है मेरे को, मास, फिर क्या पता करना है वॉल्यूम। तो एक चीज गिवन है, उससे मेरे को 2 चीजें पता करनी है, तो जो पहली चीज पता करनी है उसके बराबर में रख दूंगा तो वो आ जाएगा, फिर जो दूसरी चीज पता करनी है उसके बराबर में रखूंगा तो वो आ जाएगा। तो पहले मेरे को मॉलिक्यूल दिया और पता क्या करना है मास, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये, मास का फॉर्मूला ये, तो इन दोनों को बराबर रखूंगा ना, इसमें मोल को क्यों रखूंगा मैं, मतलब फिर यही करना है तुमको कि ये इससे मोल निकालो, मोल को इसके बराबर रखो, लेकिन एक ही बात है ना, वो तो W/m मोल ही होता है, N/Na मोल ही होता है। तो मैं N/Na रखूंगा, मैं सोचूंगा कि हाँ मोल आ गया, अब उस मोल को मैं इसके बराबर रखूं तो मैं डायरेक्टली रख दूंगा ना 2 को। तो मेरे पास मॉलिक्यूल वाला, देखो O2 का क्या निकाल रहा हूं मैं, मास वाला। ठीक है, तो मास वाले के लिए मुझे पता ना W/m, एक तो ये हो गया, और गिवन वाला क्या है N/Na, एक ये फॉर्मूला लगेगा, और दूसरा वॉल्यूम के लिए क्या लगेगा, यहां लिख रहा हूं। वॉल्यूम के लिए क्या होता है V/22.4, और गिवन क्या है N/Na, यही है ना।
ठीक है, तो उसमें मेरे को n फाइंड करना है, मतलब n तो दिया हुआ है, na फिक्स होता है, तो n बाय na की वैल्यू तो फिक्स है ना यहाँ पे, ठीक है। फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना था, तो w क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी दी है 12 इंटू 10⁻²4, ये होता है 6 इंटू 10⁻23, और मॉलिक्यूलर वेट जब इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 मॉलिक्यूलर, याद रखना है ना। तो 6 × 6 6 2 12, ये 10, तो 20 इंटू 32 इंटू 2 64, है ना, और जो भी है भाई, ठीक है, 640 आ जाएगा इसका, क्या वेट है वो 640, और वेट पूछ रहा है तो ग्राम में ही देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ग्राम में लिखेंगे उसको, ठीक है। ये समझ में आया सभी को, क्या कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है। अब अगली चीज क्या पूछी थी, वॉल्यूम भी पूछा था उसने, तो या अब मैं मॉलिक्यूल को वॉल्यूम के बराबर रख दूंगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो वो रख दिया मैंने, वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम में ये करूँगा ना, n बाय na क्या है, देखो n बाय na में डायरेक्टली मेरे को समझ में आ रहा है ना, ये अपॉन 6 इंटू 10⁻23 करूँगा, तो 6 × 6 2 चले जाएगा, यहाँ एक 0 बचेगा तो 20, तो मूल मेरा 20 आया ही है n बाय na की वैल्यू, तो n बाय na की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 20, तो v क्या हो जाएगा 22.4 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे 0 से 0 कट गया, और मल्टीप्लाई करूँगा तो 448, वॉल्यूम में तो कहीं में आएगा लीटर में, जो कि इसने दिया था 22.4 लीटर, वॉल्यूम निकालना था मुझे, क्लियर ना। एक मोल में कितना लीटर होता है 22.4, तो इसने जो भी मॉलिक्यूल दिए थे ज़्यादा ही दिए हैं, ये कंपैरेटिव, एक भी 0 बढ़ गया मतलब बहुत उसमें बढ़ जाता है, समझ गया ना। 1000 के पीछे एक 0 लगा दूँ तो 10,000 बढ़ता है, तो एक होता है 1000, एक होता है 10,000, 10,000 में एक और लगा दूँ तो क्लियर है ना 1 लाख। तो बहुत गैप देख रहे हो ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं गैप बढ़ता जाता है, जैसे 10 है, 10 में 1 लगाऊंगा तो 100, कितना का गैप है थोड़ा, ठीक है। 100 में एक और लगाऊंगा तो 1000, बहुत गैप है ना, 1000 में एक और 10,000, तो अब इसने बोला 10⁻23 में एक और 0 लगाया, मतलब गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, मतलब जो मॉलिक्यूल उस डब्बे के अंदर आ रहे हैं उनका नंबर बहुत हो गया है, तो जगह भी ज़्यादा घेर रहा होगा। तो 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते तो कितनी जगह घेरते 22.4 लीटर, तो इसने बोला इतने मॉलिक्यूल है तो कितनी जगह घेरेंगे 448 लीटर, 22.4 लीटर से सीधा कितना बढ़ गया 448 लीटर, सिर्फ वो एक 0 बढ़ाने पे, क्लियर है। हाँ, मास का कैसे किया है, गिवन मास अपन मोलर मास n बाय na, ठीक है। देख, या तो ये कर सकते हो कि जो भी डाटा दिया है ना उससे पहले मोल निकालते रहो हमेशा, जो डाटा दिया था मॉलिक्यूल का, तो n बाय na से मैंने मोल निकाल लिए, मोल कितना है मेरे 20 आते हैं, अब उस मोल से मेरे को क्या निकालना है, मास भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है, तो मोल को पहले मास वाले के इसमें रख दूंगा, फिर मोल को वॉल्यूम वाले में रखूंगा, तो जब मोल को मास वाले में रखा और मास निकालना है तो मोल मेरे को दे रखा है, उसमें मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, और मोल में 22.4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा, वही किया है मैंने बस, क्लियर है। चलो ये वाला करवाऊं, अ गैस हैज द मास ऑफ 32 ग्राम, गिवन मास दे रखा है, इट ऑक्यूपाइज, अब देखो उसने नाम नहीं दिया था ना गैस का, तो मॉलिक्यूलर वेट मुझे नहीं पता, इट ऑक्यूपाइज 20 लीटर एट एफटीपी, तो इसने एक क्या दे दिया वॉल्यूम दे दिया है, एक क्या दे दिया है ग्राम। देखो अब जो मैं अभी बोल रहा था कि पहले जो भी गिवन डाटा उससे मोल निकाल लो, ना तो तुम इससे मोल निकाल पाओगे क्योंकि गिवन मास दिया है लेकिन मोलर मास सिर्फ गैस लिख दिया है ना, तो मोलर मास नहीं पता तो मोल यहाँ से भी नहीं निकलेगा, ठीक है, यहाँ से ठीक है, फिर भी 20 ऑक्यूपाइज इतना लीटर, फिर बहुत उल्टा प्रोसेस चले जाएगा, ये रिवर्ट करना पड़ा, तो इससे बेटर है एक वेट वाला फॉर्मूला पता है मुझे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम बाय 22.4, ये तो दो डाटा दिए हैं, और मॉलिक्यूलर मास पूछा तो ये रहा ना, ठीक है। तो वेट कितना दिया है उसने 32, एम पूछा है, वॉल्यूम कितना दिया 20 और ये 22.4, तो अब सॉल्व हो जाएगा ना, एम उधर जाएगा ये इधर ये नीचे, तो 32 इंटू 22.4 डिवाइड विथ 20 इज इक्वल टू एम। समझ में आया सभी को, सॉल्व कर लोगे ना, आंसर कितना आया 0.84, ठीक है, 16 ग्राम, हाँ हाँ ठीक है समझ गया हूँ मैं। चलो हाउ मेनी, अगला बेटा सुनो इधर, ये वाला समझ में आया ना, ठीक है, वो करेक्ट कर लेना आंसर, और पता है आंसर्स को ऑप्शन में राउंड फिगर में देख लिया करो, ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ नीचे 0 आएगा, इसको राउंड फिगर में 200 लिख सकता हूँ ना,
बिना पेन उठाए। इसको राउंड फिगर में 30 लिख सकता हूँ। 30 इंटू 200 कितना होगा? 600। 600 डिवाइड विद 2, 300 के आसपास आएगा राउंड फिगर में। तो जो भी आसपास 300 की दिखे वही आंसर होगा। तो ऐसे करके भी लगा सकते। लेकिन अगर एग्जैक्ट दे रहा है कि 35, 34, 36 तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे 100, 200, 500, 1000 तो बहुत जल्दी कैच हो जाएगा इससे। तो पहले ऑप्शन देख लेना, दूर दूर हो तो राउंड फिगर कर देना और बहुत पास में दिया हो तो कैलकुलेट करते रहना। क्लियर है? देखो अब ये जो इसने पूछा इलेक्ट्रॉन, तो जो भी हायर यूनिट होगी वो मैं मानूंगा। मॉलिक्यूल दिया होगा तो मॉलिक्यूल पहले मानूंगा, एटम दिया होगा तो एटम, इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो इलेक्ट्रॉन, जो भी चीज दी होगी उतना मानना पड़ेगा मेरे को। क्लियर है? ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ ये, तो सॉल्व करूं मैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा, मतलब कहीं ना कहीं ये Na से रिलेटेड ही, N से रिलेटेड है ना, क्योंकि वही पार्टिकल, वही एटम, वही मोल, सब कुछ वही है। तो पार्टिकल है ना एक छोटा सा, तो वो है। और गिवन क्या है? मोल्स गिवन है। तो मोल्स और N वाला फॉर्मूला रख दूंगा मैं, मोल्स इज इक्वल टू N/Na। ठीक है, हाँ सही है ना। हाँ तो ठीक है ना, फॉर्मूला तो यही रखूंगा मैं, फॉर्मूला तो ये आएगा। ठीक है, अब मुझे पूछा क्या है उसने, ये पूछे तो ये मैं सबसे प्रायोरिटी में मॉलिक्यूल मानता हूं, फिर एटम मानता हूं, फिर एटम से सब एटम जो भी पार्टिकल दिया होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो तुमको इलेक्ट्रॉन देता है। बेटा सारे लोग ये चीजें लिख लेना, ठीक है। मॉलिक्यूल वो नहीं दिया होगा तो एटम, एटम नहीं दिया होगा तो पार्टिकल, बट प्रायोरिटी वाइज मानना है। तुमको यहाँ पे क्या दिया है? ऑक्सीजन एटम है ना, कि मॉलिक्यूल दिख रहा है एटम है, तो तुमको एन एटम निकलेगा तुम्हारा आंसर। अगर O2 दिया होता तो तुम्हारा आंसर मॉलिक्यूल निकलता, ये बता रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, n इज इक्वल टू मोल्स दिया है ना इसने, 2 × 10⁻⁻23, और इसमें Na का मल्टीप्लाई करूंगा तो Na को मैं डायरेक्टली अभी Na लिख दूं, Na लिख दूंगा ना मैं, 3 यहाँ सॉरी, ठीक है, -3 × Na, ये Na सीधा मल्टीप्लाई कर दिया मोल में तो ये लिख दिया। अब वो Na की वैल्यू में सबसे लास्ट में रख दूंगा। क्लियर है? इतना आया। अब ये आया क्या है मेरा, देखो मॉलिक्यूल तो होगा नहीं क्योंकि मॉलिक्यूल है नहीं, एटम दिया तो एटम आया होगा मेरा, तो ये क्या है अभी, एटम्स। इतने एटम्स हैं, होते हैं जो भी मोल वोल उसने दिया उसमें। अब मुझे क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन पूछा ना, तो ऑक्सीजन एटम दिया है, तो ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें -2 लिखा है ना, तो 2 और ज्यादा है, तो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन कितने? 10। तो ये इतने एटम है, अगर एक एटम होता तो उसमें 10, इतना एटम में कितना होंगे, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसमें अगर मेरे को इसके क्या निकालने, इलेक्ट्रॉन, तो सेम चीज को क्या करना पड़ेगा, 2 × 10⁻³ Na जो है उसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10। तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज समझ में आई? अगर वो यहाँ O2 देता ना, तो मैं इसको सबसे पहले क्या मानता, मॉलिक्यूल। देखो इसको मैं यहाँ पे एक सॉल्व करके बता देता हूँ तुम लोगों को। अगर ये O2 -2 देता तो जो मेरा ये आया है क्या है, MNA था, वो क्या था, 2 × 10⁻³ Na था, ये था, ये क्या आएगा, मॉलिक्यूल आता। तो मेरे को इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं, 2। तो सबसे पहले इसको एटम में कन्वर्ट करूंगा, Na × 2, ये क्या आते मेरे, एटम्स। समझ में आया? देखो हाँ, मॉलिक्यूल से अगर एटम पूछा हो तो ऐसे ही करोगे, अगर इलेक्ट्रॉन पूछा हो तो सीधा मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन देख लेना, क्योंकि ये ऐसे फिर गलत चले जाएगा। इसको क्रॉस करके फिर एक और लिखना, 2 × 10⁻³ Na इंटू, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या तो देखो मॉलिक्यूल से या तो डायरेक्टली एटम आएगा, या तो मॉलिक्यूल से डायरेक्टली ये आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 8 8 16 और 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है। क्लियर है? जो कि हाँ वो फिर 20 तो हो ही नहीं ना। समझ गए चीज? तो इसको पूरा ऐसा लिखो, हाँ ये वाला क्या, हाँ
अपन ने 2 से इनटू कर दिया तो अपन को एक पता चलेगा एटम है। हाँ, तो एटम में उसके एक एटम के इलेक्ट्रॉन निकल एक एटम के ऊपर एक ही माइनस होगा ना, ये है। फिर वो 2 माइनस उसने पूरे मॉलिक्यूल का दिया है, एक एटम के ऊपर -2 नहीं दिया है, इसीलिए। O2 -2 में मॉलिक्यूल देगा तो इतने, एटम देगा तो इतने, और इलेक्ट्रॉन देगा तो इतने। मॉलिक्यूल ये है, एटम ये, और इलेक्ट्रॉन ये है। वो थर्ड वाला नहीं करना है ऐसा कि एफ डिफेंडिंग में। ये जी फोन में आई, क्यों नहीं करना है? क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं उसके पास। क्लियर है सभी को? देखो है ना, इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन सब यही है। मुझे क्या दिया है? एटम है, तो उसको मैं प्रायोरिटी पे क्या मानूंगा? फिर एटम। कुछ नहीं दिया तो या तो मॉलिक्यूल भी मान लूँ, तो मॉलिक्यूल में कितना एटम है? एक ही है, तो वो सेम ही रहेगा, इंटू 1। अब इस एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। जो नीचे लिखा होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। 8 है, और 2 ऊपर माइनस के दे रखे, तो टोटल कितना होगा? 10। तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इंटू 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एटम में 10 होते हैं, तो 3 में कितने होंगे? 30। तो वही वाली बात है कि मल्टीप्लाई सीधा करना पड़ेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? इतने। और ये Na की वैल्यू रख लेना बाद में, 6 × 10⁻23। हाँ, फिर वो Na को 6 × 10⁻23 करोगे तो 6 × 2 = 12, और 23 को शिफ्ट करोगे तो फिर कैंसिल करते रहना। क्लियर है सभी को? सभी को आया समझ में कैसे करेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी दे देगा, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन की जगह, हाँ यहाँ पे 2 × वो हो गई नहीं ना। देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? वो मैंने स्टेप बाय स्टेप चल रहा था कि 2 एटम है, तो 2 एटम तक का इतना ही रहने दिया, फिर एक एटम के इलेक्ट्रॉन लिखे थे इसीलिए। लेकिन वो एक एटम के 10 हैं, लेकिन 2 के यहाँ 20 नहीं हो रहे ना, क्योंकि ये 2 कॉमन में है दोनों के पास, अलग अलग नहीं है कि इसके पास भी 2 इसके पास भी 2, तो 20 होते हैं। क्लियर है? हाँ, तो ये नहीं हो रहा ना 20, इसीलिए गलत है वो। ये वाला गलत है, इसको क्रॉस कर लेना सभी। ये थर्ड वाला, इसको सही मत लिखना। O2 -2 लिखना, और ऐसे लिख लेना कि ये पूछे तो ये आएगा पहला, फिर एटम पूछे तो एटम आएंगे, और इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो डायरेक्टली मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल देना। क्लियर है? चलो लास्ट वाला, अच्छा ये बचा है। हाँ, क्योंकि ये जो -2 है वो पूरे का कॉमन है, अलग नहीं है कि इस पे -2 इस पे -2। अगर ऐसा होता तो फिर शायद वो सही था, तो बेटर है डायरेक्टली मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। क्लियर है? चलो 8 FTP, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया है, या टेम्परेचर वाला कोई फार्मूला, प्रेशर वाला कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, तो मतलब ही नहीं है उसका। क्लियर? फार्मूला लगता तो मैं F और T और P की वैल्यू रखता, बट यहाँ है नहीं, तो जब लगेगा मैं तब बता दूंगा। तो 8 FTP 5.6 लीटर ऑफ अ गैस, कितना दिया है? लीटर मतलब वॉल्यूम वाला एक फार्मूला आएगा। वेट दिया है 60 ग्राम, ठीक है। और पूछा क्या है? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मोल वाले फॉर्मूले में तो कहीं आती नहीं है, लेकिन वेपर डेंसिटी का रिलेशन मॉलिक्यूलर वेट से था, ठीक है। 2 × मॉलिक्यूलर वेट नहीं, 2 × वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट। जो पहले वो निकाल ले मॉलिक्यूलर वेट, V/22.4 = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा ये निकालना है ना मेरे को, तो ये ऊपर जाएगा V, नीचे वेट कितना है 60 × 22.4 डिवाइड विद वॉल्यूम कितना है 5.6। इसको सारा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 पे कटता है ना, 4 पे, और 6 4 = 24, तो ये आ जाएगा 240। ये क्या है तुम्हारा? मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी का एक रिलेशन है ना, वो क्या है बताओ जल्दी। 2 × molecular weight = vapor density. 2 × molecular weight. 2 × molecular weight = वेपर डेंसिटी है ना। 2 × molecular weight. Vd = mw/2. वही यार एक ही बात है, ठीक 2 है। × molecular weight है सर। तुम लोग यार 2 × molecular weight. 2 × वेपर डेंसिटी है, 2 Vd = mw है वो, नहीं सर, है देख लो ना 2 Vd = मॉलिक्यूलर वेट। तो मुझे क्या पूछ रहा है? वेपर डेंसिटी पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट का आधा कर दूंगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना? 240, आधा कितना होगा? 120। तो बस यहाँ पे फिर सॉल्व कर लेना, वेपर डेंसिटी कितना होगा
मॉलिकुलर वेट डिवाइड विद 2, तो क्या आएगा 120। समझ गए ना? क्लियर है? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ये लिख लिया ना, ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। How many atoms are present in 49 ग्राम ऑफ H2SO4? ठीक है, तो H2SO4 का वेट कितना होता है और उसमें कितने एटम, अच्छा रुको, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4? तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया? कैसे किया? फॉर्मूले से किया? फॉर्मूले से किया होगा तो। गिवन मास अपन मोलर मास, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n/Na, और यहां से n आ जाएगा तो n इक्वल टू 1/2, मतलब Na/2, ये Na यहाँ चले जाएगा ना, तो 1 ज़ 2 ज़, तो Na/2 क्या आ गया तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक हाउ मेनी एटम्स, तो 6 × 10⁻23/2, चलो जो भी है 3 × 10⁻23, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे मॉलिक्यूल्स है बेटा, इधर ये मॉलिक्यूल्स है। तो एटम कितने हैं? 4 5 6 7 है ना टोटल, तो बस 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा, 7 × 3 × 10⁻23, 21 × 10⁻, 2.1 का लिया मैंने। हाँ, पहले मॉलिक्यूल निकलते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अभी तो बताया था, यहाँ सुनना चाहिए ना, यही तो बोल रहा हूँ मैं। कुछ भी होता है प्रायोरिटी पे मॉलिक्यूल देखते हो, अगर वो चीज मॉलिक्यूल नहीं है तो एटम मानोगे, ये है। तो यहाँ पे जो H2SO4 क्या एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल निकलेगा पहले, फिर उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4 5 और 6 7। बेटा आवाज नहीं करो। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 7 है, तो जितने मॉलिक्यूल उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आएगा। क्लियर है? अरे यार, गिवन मास अपन मोलर मास इज इक्वल टू n/Na। n क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, तो 1/2 हुआ, Na इधर गया तो Na/2 मॉलिक्यूल आ गए। Na की वैल्यू होती है 6 × 10⁻23/2, 3 × 10⁻23, ये आया। ये क्या है मेरा? n, मतलब मॉलिक्यूल आया ना, किसके? H2SO4 के। तो H2SO4 के इतने मॉलिक्यूल है, तो एटम कितने होते हैं इसमें? 4 5 6 7, 2 हाइड्रोजन की, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, कितने? 7 हुए ना। तो ये मॉलिक्यूल है और एटम चाहिए, तो उतने एटम का मल्टीप्लाई कर दो। एक मॉलिक्यूल में इतने होंगे तो इतने में कितने, मल्टीप्लाई कर दो सीधा 7 का, तो ये आएगा तुम्हारा 21 × 10⁻23। एक क्वेश्चन और मैंने दिया था, लास्ट में मिट गया है, उसका आंसर आ गया था। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, ये वाला आया था, लिखा था यहीं, क्वेश्चन नहीं लिखा था। जल्दी सॉल्व कर लो फटाफट। मैंने क्या बोला था? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज, मॉलिक्यूल और मास का रिलेशन है। तो मुझे इतना पता है ना, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18 ग्राम वाटर के 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? इतने। तो मुझे सिर्फ एक मॉलिक्यूल का पूछा था, तो एक मॉलिक्यूल होता तो कितना होता? 18/6 × 10⁻23, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻23, ठीक है। या फिर इसने मॉलिक्यूल दिया था और मास का रिलेशन है, तो मास क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू n/Na। पूछा क्या था मेरे से? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास पूछा था ये, ठीक है। और वाटर का बाकी सब पता है ना मेरे को, तो n क्या है? 1 दिया ना, 1 मॉलिक्यूल, तो 1/6 × 10⁻23, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा क्या है? मास 18, वही चीज है सेम, 3 × 10⁻⁻23। तो अगर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आते होंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो इतने में इतना से। और अभी तक एक भी क्वेश्चन अपन ने ऐसा नहीं देखा जो डायरेक्टली कट ना रहा हो,
उसने ऑलमोस्ट वैसे ही देता है कि डायरेक्टली कोई ना कोई डिजिट से कट रहा होता है कि इतने में इतना है तो उसके 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स में कितना होगा। कोई सा ऐसा अजीबोगरीब नहीं था, दोनों मेथड से होने जैसे क्वेश्चन थे सारे। ठीक है, तो देखो अभी तक जो क्वेश्चन किए ना अपन ने, इसमें सिर्फ प्योर मोल ही लग रहा है। मोल के 4 फॉर्मूले, मोल इज इक्वल टू ये, मतलब इन 4 चीज से ही सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब जो चीज पढ़ा रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री, उसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, उसके बाद उसको क्वेश्चन करेंगे और वहां से फिर क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। उसके साथ परसेंटेज कंपोजिशन वाला भी आएगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन, लिमिटिंग रिएजेंट, सारे क्वेश्चन साथ में आते हैं फिर कि इसका इतना परसेंट दिया है और ये इतना बर्न हो रहा है तो कितना बनेगा, तब फिर समझोगे चीजें कि क्या है। ठीक है, ये रब कर रहा हूं मैं ना, अब थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आगे की। बेटा फोटो लो एक। मोल्स अपन ने थ्योरी पढ़ ली, मोल्स के क्वेश्चन कर लिए बेसिक, सिर्फ मोल के फॉर्मूले से कर लिए। उसके अलावा उन क्वेश्चंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए परसेंटेज वाली चीजें ऐड करता है वो कि इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, तो उसके लिए परसेंटेज कंपोजिशन सीखना है। और फिर कंबशन वाली चीजें कुछ देता है कि हाइड्रोकार्बन कोई सा दे दिया उसमें कंबशन कर रहा है, तो उसकी एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो देखना है। बेटा जल्दी, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, जल्दी चलो सारे इधर। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन वाले फॉर्मूले और उसके साथ क्या था, हाँ यही बस इतनी सारी चीजें। ठीक है, परसेंटेज वेट वाले ये कुछ चीजें पूछता है। इसके बाद फिर पढ़ लेंगे स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, फिर थ्योरी वाला पोर्शन मोल का खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब ये ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुम बहुत ज्यादा फिर सोचने लगोगे कि क्या कैसे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नीट का क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें पूछा था हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन CO2। ठीक है, या फिर बोलूं हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। चार। देखो मैं बताता हूँ हाउ मेनी, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर वो CO2 वाला करवाता हूँ। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, बेटा आवाज नहीं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन H2SO4। तो H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल है? 2 है। सल्फर के कितने? 1। ऑक्सीजन का कितना? 4। अब वो एक H2SO4 में पूछे तुमसे या फिर 98 ग्राम H2SO4 में पूछे, एक ही बात है ना। 98 AMU मतलब, सॉरी 98 AMU में पूछे या फिर एक मॉलिक्यूल में पूछे इसके। ठीक है, 98 ग्राम फिर अलग हो जाएगा वो। चलो तो इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितने? 1। ऑक्सीजन कितने? 4। तुम्हारा क्वेश्चन ये ऐसा था। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख देता हूं 88 ग्राम ऑफ CO2। 88 AMU हो जाएगा वो, ग्राम नहीं होगा। AMU सही है, ग्राम कर दूंगा तो फिर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स है यार, मोल्स नहीं है। हाउ मेनी एटम्स। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कैसा आएगा। मैंने बोल दिया ना कि CO2 में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। तो CO2 में ऑक्सीजन के, CO2 का वेट कितना होता है? 44 AMU। एक CO2 का, एक सिर्फ एक CO2 बोल रहा हूं मैं, तो 44 AMU में कितने ऑक्सीजन है? 2। तो मैं बोल रहा हूँ 88 में कितने होंगे? 4 ऑक्सीजन होंगे, बस वही। तो उसने 44 88 ऐसा कुछ अलग से नहीं दिया था, बस सीधा पूछा था कि एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, ऐसा कुछ मोल पूछा था। सॉरी मोल, तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे फिर लिखा था वैसे मैंने, वो एटम नहीं मोल है। इस ऑक्सीजन को एटम को मोल लिखो, एक ही बात है, नहीं मोल्स। देखो जब कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा होगा तो AMU लगाओगे सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। देखो मैंने बोला है ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 AMU। मैंने बोला O2 का मास कितना होगा? 32 AMU। तो ये एक O2 का मास है ना, ठीक है,
लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कितना 6 इंटू 10⁻23 O2 का मास कितना होगा 32 ग्राम। ये नहीं, वो मैंने सिर्फ एक के लिए बोला, तो एक के लिए एमयू लिखते हैं, जब इतने आ जाएंगे तो वो उस सेम वैल्यू होगी, बस ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। ये वो इंटू करके ही किया है मैंने, दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 इंटू 10 कुछ था, और फिर बोला था दोनों का जब कटपीट करोगे तो सेम ही आएगा, सब कट जाता है, फाइनली ग्राम बचेगा। लिखवाया है थ्योरी में, देख लेना अभी, ठीक है। तो तुमको तो बस इतना याद रखना है, इनमें से किसी का भी डायरेक्टली पूछ रहे तो तुमको पता होना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन के 4 मोल है, सल्फर का 1 मोल, हाइड्रोजन के 2 मोल, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल, क्लियर है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं बेटा, सारे इधर परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन कैसे करोगे, कोई भी कंपाउंड दे दिया, उसमें पूछेगा कि मान लो XYZ कंपाउंड है, उसमें पूछ रहा Y का वेट कितना कंट्रीब्यूट करता है इस XYZ में, तो ऊपर लिखूंगा सिर्फ Y का वेट, नीचे लिखूंगा टोटल वेट इंटू 100। जैसे मैं बोलो वाटर में हाइड्रोजन का वेट कितना पार्ट है, वाटर का वेट कितना होता है 18, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन का कितना वेट परसेंटेज में है, तो ऊपर हाइड्रोजन का, नीचे टोटल इंटू 100, ये करते हैं। तो वही है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, ये आता है क्वेश्चन। परसेंटेज कंपोजिशन किस चीज का, एलिमेंट्स का, पूरे कंपाउंड में, तो वो लिखा है। तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100। इसका एग्जांपल ले लो, देखो यूरिया होता है NH2CONH2, इसमें पूछ रहा है मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सीधा, मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो यूरिया का पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, NH2CONH2 याद कर लेना, वेट होता है 60, ठीक है, चलो 60। तो मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें नाइट्रोजन कितने टोटल, 2 है ना, तो N2 अपॉन टोटल इंटू 100। N2 का वेट कितना होगा, 1 का 14 होता है, 2 का 28, टोटल 60 इंटू 100, बस। तो ये आ जाएगा तुम्हारा मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। मास परसेंट ऑफ कार्बन अगर पूछे, समझ गया ना कैसे करना है, मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितने इसमें, एक ही है ना, तो कार्बन अपन NH2CONH2 इंटू 100, ये ऐसे लिखना तो ज्यादा समझ में आते हैं बाद में, क्लियर है। कार्बन का ये कितना 12/60 इंटू 100। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने टोटल 4 है ना, तो H4, मतलब H4 ऐसा लिखने में नहीं आएगा, बट मुझे तो है ना कि H इंटू 4 करना पड़ेगा, या फिर 4H लिखूं मैं, तो 2 ये और 2 ये, या फिर उसको ऐसे लिख लूं मैं H2 + H2, क्योंकि 2 हैं, समझ गया ना। वो तो H4 का मतलब ये था, अपॉन टोटल है NH2CONH2 इंटू 100। H4 मतलब क्या है, 4 है ना, 1 का 1 होता है, 4 का 4, तो 4/60 इंटू 100, बस। तो मास परसेंट वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ठीक है। अब मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है इसमें, एक ही है, तो ऑक्सीजन अपॉन NH2CONH2 इंटू 100। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, अपॉन 60 इंटू 100। मास परसेंट वाले कर लोगे ना, ठीक है। चलो अगला आता है पोर्शन, ये छोटे छोटे कुछ पोर्शन है अलग, कोई टॉपिक के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बट ये सबके सब कॉन्सेप्ट लगेंगे तुमको जब एक मिक्स क्वेश्चन देगा। वो परसेंटेज कंपोजिशन भी उसमें इंक्लूड होगा, मोल भी इंक्लूड होगा, इसके इक्वेशन दे दी तो फिर ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए सारे छोटे छोटे टॉपिक, उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट सीखना है, इसके बाद एक छोटा सा यू, ठीक है। चलो बैलेंसिंग कंबशन रिएक्शन, देखो बेसिक्स में मैं तुमको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, है ना। कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करना, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना किसी भी चीज का, ठीक है। जब भी कोई चीज ऑक्सीजन से जलेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 और वाटर। और मोस्ट ऑफ द टाइम अपन क्वेश्चन में एग्जांपल हाइड्रोकार्बन का लेते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कोई भी ऑर्गेनिक का कंपाउंड जो होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ हो,
हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, तो कार्बन से CO2 निकलेगा और हाइड्रोजन से H2O निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है। तो हाइड्रोकार्बन में C और H और O आ रहा है, तो एक बार ये O C से रिएक्ट करेगा, एक बार ये O H से रिएक्ट करेगा और ये बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुमको वहां करवाया था कि इसका 1 मोल लिया तो इसके कितने बनेंगे, इसके 5 को जलाने में इसके कितने लगेंगे। तो वही स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के थोड़ा बहुत टाइप हैं क्वेश्चन के कुछ। तो एक बार लगे तो कॉपी के पन्ने पलटा के वो एक बार पढ़ के आना कल, क्योंकि कल जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा लगेगा तुम लोगों को अच्छे से, ठीक है। लेकिन वहां पे मैंने तुमको हमेशा क्वेश्चन में ये चीज प्रोवाइड करवाई थी कि अल्केन है, अल्कीन है। भले पूरा नहीं लिखवाया था, तो मैंने ये लिखवाया था कि 6 कार्बन की अल्कीन है, 5 कार्बन का अल्काइन है, या तो ये दिया था या फिर ये दे दिए थे कि कितने कितने बनेंगे। तो उससे अपन ने निकाल लिया था कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। लेकिन मान लो अगर वो ना तो ये दे रहा है, ना नाम दिया है कि कितने कार्बन का है, बस XYZ करके लिख लिया है, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कैसे पता करोगे कि कितने कार्बन से कितना बन रहा है? उसका एक जनरल इक्वेशन आती है, इसको याद ही करना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देगा क्वेश्चन को तो फिर निकाल नहीं पाओगे उससे, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या है? CXHY। तो जो भी इसका यहाँ पे X क्या है 1 है और Y क्या है 4 है। तो जो भी कार्बन होगा उससे कार्बन की चीजें बनेगी ना, जो हाइड्रोजन होगा उससे हाइड्रोजन वाली चीजें बनेगी, ठीक है। तो इसको देखो, जो X है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? X ही रहेगा। ये Y है तो ये Y/2 हो जाएगा, इतना याद रखना। वाटर वाले में आधा हो रहा है, क्योंकि वहां देखो जब अपन ने सीखी थी अल्केन, अल्केन, अल्काइन, तो ये तो सेम ही रख रहे थे, वाटर में ही बराबर कम ज्यादा ये कर रहे थे, एक ज्यादा फिर कम फिर बराबर, मतलब समझ गया ना, कुछ ऊपर नीचे कर रहे थे वाटर वाले पोर्शन में। 2 बढ़ाया सेम रखा, 2 कम किया, 2 तो अपन उनके अल्केन के फॉर्मूले में कर रहे थे, लेकिन वाटर में एक एक कर रहे थे कि एक वाटर बढ़ाया सेम वाटर जितने कार्बन, फिर अगले वाले में एक कम वाटर जितने कार्बन। ये 4 है तो 5 अल्केन के लिए, ये 4 है तो ये भी 4 अल्कीन के लिए, ये 4 है तो ये 3 अल्काइन के लिए। क्लियर है? तो अब वो अगर नहीं देगा तो नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये X है तो ये X रहेगा हमेशा, ये हमेशा क्या रहेगा Y/2, इतना कर देना। क्लियर है? ये वैसे इस अल्केन के लिए जो भी है। फिर ये ऑक्सीजन अगर नहीं देना या पता करना हो सीधा, तो X + Y/4 करना। देखो Y4 जैसा दिख रहा है ना, तो वो कंफ्यूज मत करना कि Y/2 करो कि 4। Y4 है तो उसके नीचे 4 ही रखोगे। यहाँ पे एक Z आ रहा है तो Z2 जैसा दिखता है, तो Z के नीचे 2 ही रखोगे और Y के नीचे 4 रखोगे। क्लियर है? वहां 4 मत रखना यार, याद रखना, ठीक है। यहाँ भी Y आ रहा है तो तुम लोग जैसे भी रट पाओ सीधा रट लेना, ठीक है, फिर कंफ्यूजन होगा। ये X, ये Y/2। ऑक्सीजन पूछा तो इसको जब मिक्स करना हो तो X और Y/4, ठीक है। अब देखो ये तो इस रिएक्शन का हो गया, लेकिन जब ये रिएक्शन ग्लूकोज के फॉर्म में दे दी तो उसमें ऑक्सीजन भी इंक्लूड हो गया ना। अपन जब कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें लिखते हैं तो H2O कुछ लिखते हैं NN करके, CnH2O, है ना, कार्बोहाइड्रेट के रिएक्शंस में वाटर के बाहर N और कार्बन के बाहर N। तो वही चीजें अगर लिख दी तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो CO2 वाटर और ATP जो निकलता है, तो ATP का तो काम नहीं, ये 2 चीजें। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है जब ऑक्सीजन भी आ जाता है तब, क्योंकि सुक्रोज में आता है ना। तो सुक्रोज का अगर क्वेश्चन दे देता है तो फिर कैसे बैलेंस करोगे? तो उसके लिए याद रखना XYZ, ठीक है। ये तो X ही रहेगा, ये Y/2 ही रहेगा, ये समझ में आना। ये X से X रहेगा, Y/2 ही रहेगा। ऑक्सीजन में क्या कर रहा हूँ, X का X ही है, Y का Y/4 ही है सेम, बस माइनस करना है Z/2, ये एक्स्ट्रा है, बाकी सब तो सेम है ना ऊपर जैसा, ये माइनस करना। इतना समझ में आया सभी को? ये चीजें रट लेना ऐसी कैसी, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है। एक जनरल इक्वेशन बनती है कंबशन की, वो है 2 टाइप की, अगर ऑक्सीजन आएगा तो ऐसी, ऑक्सीजन नहीं आया तो ऐसी। क्लियर है? और अगर डायरेक्टली प्रोवाइड करवा रखा हो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो फिर तो तुम जैसा मैंने सिखाया था बेसिक वाले लेक्चर में, उससे कर लेना, सबसे सिंपल है। ये इस कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं है कि किसको डिवाइड किसको मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलो अब LR और लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री में क्या फर्क होता है और उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये देखते हैं, ठीक है। फिर छोड़ दूंगा, फिर कल उसको क्वेश्चन करेंगे। इधर देख लो, ठीक है, बाद में लिख लेना। चलो अपने को पढ़ना है लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री, ये 2 नए वर्ड्स हैं, ठीक है। देखो इनको समझ लेते हैं क्या है। कोई भी रिएक्शन होती है ना बेटा, सारे इधर बातें नहीं, इधर देख लो। कोई भी रिएक्शन हो रही है A + B से C + D बन रहा है, तो A + B को रिएक्टेंट बोलते हैं
जो रिएक्ट हो रहे हैं, और C+D को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा ना, ठीक है। या फिर मान लो मैंने अगर रिएक्टेंट फिक्स कर दिया A और B कि हाँ ये 5 ग्राम ले लिया, 10 ग्राम ले लिया, और इनका मिक्सचर से रिएक्ट होकर C+D बन रहा, तो एक टाइम आएगा रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है। रिएक्टेंट ऐड करते जाऊंगा तो रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। ये कुछ बेसिक चीजें पता है ना, ठीक है, कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्शन चल रही है जो भी है। अब इसमें रिएक्टेंट में मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा दे रखा है तुमको, अच्छा रुको, पहले स्टोइकियोमेट्री वर्ड देख लो फिर LR देखते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री वर्ड का मतलब होता है जो भी नंबर या डिजिट या मैग्नीट्यूड कंपाउंड के आगे लिखा है वो होगी उसकी स्टोइकियोमेट्री, ठीक, कितने रिएक्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला N2 + 3H2 दैट विल गिव 2NH3, तो कितने N2 रिएक्ट हो रहे हैं, 2, तो उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2N2, N2 + 3H2 है ना, तो H2 कितने, 3, तो H2 का क्या है, 3 स्टोइकियोमेट्री है कि 2N2 कितने से रिएक्ट होते हैं, 3H2 से, और बनता क्या है, 2NH3, N2 + 3H2 दैट विल गिव 2NH3, हेबर्स प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। तो 2NH3, तो NH3 की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2, यही है, स्टोइकियोमेट्री तो 1 होगी ना, सॉरी, हाँ वही है, सॉरी, ये रिएक्शन है। N2 की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1, कि N2 का 1 रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 3, और अमोनिया की कितनी है, 2। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, जो भी वैल्यू उन कंपाउंड्स के आगे लिखी है वो होती है स्टोइकियोमेट्री। वर्ड टफ है, बस हिंदी में समझ गया ना क्या होता है, जो भी आगे लिखा है वो स्टोइकियोमेट्री है। और कुछ नहीं दे तो वही मोल भी है, बेटा सुन लो, अगर कुछ भी नहीं दिया हो ना क्वेश्चन में तो अपन क्वेश्चन करते टाइम मोल भी उसी को मानते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो मैं ये बोलता हूँ ना, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 मोल ऑफ अमोनिया, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में वो अलग से मोल देगा कि इसके इतने मोल इसके इतने मोल से रिएक्ट हो रहे हैं। जैसे ये दे दिया उसने कि 5 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके कितने बनेंगे बताओ। तो मुझे एक ओरिजिनल रिएक्शन पता होनी चाहिए कि ओरिजिनल में इसके कितने से रिएक्ट करते हैं। जैसे एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, जरूरी थोड़ी एक ही है तो एक से ही करेगा, हर रिएक्शन के लिए अलग होता है। जब रिएक्शन को अपन बैलेंस कर लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि कितने। तो सारी रिएक्शन जब तुम बैलेंस कर लोगे, जो भी क्वेश्चन में देगा या तो बैलेंस रिएक्शन वो दे के रखेगा या फिर रिएक्टेंट दे के रखेगा। तो जो भी रिएक्टेंट दे रहा है प्रोडक्ट उन रिएक्टेंट के मिक्सचर से ही बन रहा होगा कुछ ना कुछ, तो वो रिएक्शन में क्वेश्चन देख के अपन समझ जाएंगे कि क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है। फिर उनके आगे की वैल्यूज देखनी है कि जो लिखा है कि एक नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, 3 हाइड्रोजन से। तो या तो मैं ये बोलूं कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर अगर मान लो क्वेश्चन में जब वो मोल अलग दे देगा, ये तो ओरिजिनल ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन क्वेश्चन में मान लो उसने बोल दिया उसने इसके 5 दिए हैं और इसके कितने 3 ही दिए हैं, और मतलब क्वेश्चन में इसके भी 5 दिए इसके भी 5 दिए फॉर एग्जाम्पल अगर लिख के दिया है, तो इसके 5 से रिएक्ट तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि मेरे को पता है इसके 3 इसके 1 से रिएक्ट करते हैं, तो बराबर तो करेंगे नहीं। तो इसके कितने करने चाहिए, 15। समझ गए ना ये चीज। अगर इसके 5 हैं तो इसके 15 होने चाहिए, लेकिन इसके उसके 15 होंगे ना हाइड्रोजन। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ठीक है भाई। हाँ इसका 1 है 3 है तो इसके 5 है तो इसके 5 × 3 होना चाहिए, लेकिन इसने दिए 5 ही है तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा ना। मतलब अपने को यही पता करना है अब कौन जल्दी खत्म होगा वो पता करना है। देखो ये ओरिजिनल है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो अब इन दोनों में से जल्दी कौन खत्म होगा, नाइट्रोजन जल्दी खत्म होगा कि हाइड्रोजन, ये पता करना इज लिमिटिंग रिएजेंट। वर्ड ही है ना लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट कर रहा है वो रिएक्शन को, रोक रहा है। तो दोनों अगर दोनों के 5 मोल ले लूं मैं तो कौन जल्दी खत्म हो जाएगा और रिएक्शन वहीं रुक जाएगी फिर। क्लियर है, तो उस चीज को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टोइकियोमेट्री समझ गए और लिमिटिंग रिएजेंट, तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ ले पहले फिर लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं। और यही मोल है, याद रखना, नहीं गिवन हो तो स्टोइकियोमेट्री ही तुम्हारे मोल्स हैं, ठीक है। दस मिनट, ठीक है। चलो द क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटी देख रहे हैं ना,
कि इसके 5, उसके 3, इसके 1, 2, तो क्वांटिटी देखी जा रही है। ये तो नहीं देख रहा ना कि नाइट्रोजन की क्वालिटी कैसी है, अच्छा नाइट्रोजन है, बेकार है, मिक्स नहीं ना। 5 नाइट्रोजन है, 1 है, 2 है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर कितने कितने चेंजेस हो रहे हैं, वही तो है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, वेरियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ, या तो वो मास के फॉर्म में बोलो या मोल के फॉर्म में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपन क्वेश्चन से यहाँ वो ये तो नहीं दे रहा ना, देखो सिर्फ रिएक्शन लिख दी तो मोल ही पता करूंगा मैं। अब मोल से मैं मास भी निकाल सकता हूँ। यहाँ 1 मोल नाइट्रोजन है तो उसका मास जो भी होगा, 1 नाइट्रोजन मतलब 1 मॉलिक्यूल वाला है, तो इसका मास कितना होगा यहाँ 28 ग्राम। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ मैं कि 28 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसके मॉलिक्यूल भी निकाल सकता हूँ। तो सबसे प्रायोरिटी में अपन मोल देखते हैं, देखते से पता लग रहा है ना 1 मोल। वेट तो मेरे को निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और मॉलिक्यूल भी निकालना पड़ेगा। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितनी भी चीजें दी है उनके या तो सबके मोल्स कंपेयर करना, सबके मास कंपेयर करना, सबके वॉल्यूम कंपेयर करना है, सबके मॉलिक्यूल कंपेयर करना, बस। तो वही चीज लिखी है, मोल, मास, मॉल्यूल, ये सब। ठीक है, जिसमें से मोल सबसे ज्यादा अपन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में यूज करते हैं, क्योंकि बाकी सबसे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन में जाता है। मोल सबसे सिंपल, 1, 2, 3, 4 में कटेगा वो सब। वॉल्यूम लोगे तो 22.4, ये पॉइंट में आएंगे सब फालतू में। क्लियर है? तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। यही चीज तो स्टोइकियोमेट्री है, ये 4 चीजें, यही है ना। तो कोई भी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री अपन लिख के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोल लिखूं मैं, इसके कितने मोल है 1, इसके कितने 2, इसके कितने 1, इसके 2, तो इसके 1 मोल रिएक्ट विद 2 मोल टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। अब वेट लिख लूं, वेट मतलब मास। इसके 1 का वेट कितना होता है 1 मोल का, इसका 16 ग्राम, क्योंकि देखो मोल का तो ग्राम में लिखूंगा ना मैं, तो इसका कितना होगा 12 + 4 16 ग्राम रिएक्ट करता है। इसका ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 32, लेकिन 2 दिया है तो कितना होगा 64, तो 64 ग्राम। CO2 का वेट 44 होता है, याद कर लेना सीधा, 44 ग्राम। 1 है तो 1 ही बार लिखा। वाटर का 18 होता है लेकिन 2 है तो 32 ग्राम। 36 है क्या, ठीक है 36 ग्राम। क्लियर है? तो या तो इनके वेट्स का कंपेयर करना कि इसका इतना ग्राम लूंगा तो इसका इतना लेना पड़ेगा, तभी पूरी खत्म होगी। क्लियर है? इसका इतना मोल लूंगा तो इसका इतना लेना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन खत्म होगी, वरना आधी अधूरी रह जाएगी। क्लियर है? मोल ले लिया, मास ले लिया, वॉल्यूम में लिख लो इस चीज को, सेम को, वॉल्यूम। ठीक है, हाँ देखो अब इससे वॉल्यूम निकालूं टफ पड़ेगा यार, मास से। मोल से डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं। 1 मोल है तो कितना वॉल्यूम होता है 22.4, 22.4 लीटर होता है ना 1 मोल में। अब इतने ग्राम में फिर वो बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल से सीधा आएगा। 2 मोल है तो कितना 44.8, यही है ना, हाँ लीटर। ठीक है, इतना लीटर। 1 लीटर है, 1 मोल है तो कितना 22.4, और इसके 2 हैं तो 44.8 लीटर। और लीटर देखो सेम 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 क्यों आ रहे, और वेट इतने अलग क्यों जा रहे थे, क्योंकि उसने बोल रखा था पहले से एवोगैड्रो ने कि कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लूं उसके वेट का फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम सेम ही रहता है मोल के हिसाब से। 1 मोल है तो वो चाहे CO2 का 1 मोल हो, चाहे O2 का हो, चाहे मीथेन का हो, उतना ही जगह घेरेगा जितना बाकी घेरेंगे, बाकी के 1 मोल घेरेंगे। क्लियर है? लेकिन वेट फिर अलग होते हैं सबके, है ना, वेट में फर्क पड़ता है। इसीलिए वेट का मोल का फॉर्मूला भी अलग है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। उसमें दोनों ही चीजें फिक्स नहीं है, दोनों ही वेरी करती है मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या मॉलिक्यूल है, अगला क्या है मॉलिक्यूल्स है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं Na? 1 मोल में 6 × 10⁻23 होते हैं ना, बस। देखो इसका तो फॉर्मूला ये है ना, मोल्स इज इक्वल टू N/Na। तो जितने भी मोल्स हैं उसमें Na का मल्टीप्लाई करते जाता हूं तो मॉलिक्यूल आते जाएंगे ना। तो इसका कितना 1 है तो 1 × Na, तो इसका क्या आ जाएगा सिर्फ Na। 1 Na लिखूं या सिर्फ Na लिखूं, इसका कितना आ जाएगा 2 है ना, तो 2 × Na, उतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो 2 Na। इसमें भी कितना है Na,
और इसका भी कितना आएगा 2Na। अब ये मॉलिक्यूल भी सेम आ रहे हैं। अब देखो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो, अपन तो नंबर गिन रहे हैं ना, क्लियर है, तो उसके हिसाब से Na 2Na Na 2Na ही रहेगा। तो ये चार चीजें किसी भी रिएक्ट, बेटा सुन लो, कोई भी रिएक्शन की ये चार चीजें लिखना इज स्टोइकियोमेट्री, क्लियर है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को बेसिक रिएक्शन पता है कि इसका 1 मोल इसके 2 से रिएक्ट करता है, तो मुझे पता है इसका 1 ही बनेगा और उसका 2 ही बनेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ इसका 5 रिएक्ट कर रहा है तो ये कितना बनेगा 5, इसका 5 रिएक्ट कर रहा है और ठीक है, तो वो कितना बनेगा 10। तो स्टोइकियोमेट्री को यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, समझ गया ना। रिएक्शन गिवन होगी, ये तो देखते से पता लग रहा है, तो एक ये लिख लेंगे कि हाँ कितने में कितना होता है। एक कंडीशन वो खुद देगा कि इसके 20 मोल रिएक्ट कर रहे हैं इसके 5 से, तो कितना बनेगा, या फिर इसका कुछ नहीं दिया, सॉरी ये एक कंसेप्ट आएगा भी, इसका 20 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये कितना बनेगा CO2, तो 20 से 20 ही बनेगा। तो स्टोइकियोमेट्री का यूज कहाँ है, समझ गए। वो अगर इस चीज को वेट में देता है कि इसका मान लो वेट कहाँ 16 दिया है कि 32 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रहा है, तो कितना ग्राम CO2 बनेगा, तो वेट से वेट निकाल लेंगे। या तो वेट को पहले मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर मोल से निकालो, फिर कन्वर्ट करो डायरेक्टली, क्लियर है ना। तो स्टोइकियोमेट्री वाले में एक पॉइंट एकदम उससे लिख लो, गिवन कंडीशन जो होगी वो सिर्फ एक ही होगी, गिवन कंडीशन जो होगी ना क्वेश्चन में वो 1 रिएक्टेंट एंड 1 प्रोडक्ट की होगी, या फिर ओनली 1 रिएक्टेंट की होगी। देखो स्टोइकियोमेट्री के लिए रिएक्टेंट एक ही गिवन होगा, दोनों नहीं होते हैं। अगर दोनों गिवन है तो फिर मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा कि पहले खत्म कौन हो रहा है, उसके हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगा ना। देखो अगर वो दोनों चीज दे रहा है, मैंने बोल दिया इसका 1, इसका मेरे को 2 दिख रहा है, उसने बोला है इसका 36 ग्राम रिएक्ट हो रहा है इसके 5 ग्राम से, तो उसने वेट भी दोनों का दे दिया और ये भी दे दिया, तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा ना कि खत्म कौन पहले जल्दी हो रहा है। जो जल्दी खत्म हो रहा होगा उसके हिसाब से तो प्रोडक्ट बनेंगे, क्लियर है। हाँ मतलब साथ में हो रहा हूँ, साथ में नहीं, जो उसके ओरिजिनल होगा उसके हिसाब से खत्म होंगे। इसका वेट और इसका डबल वेट ही लेना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन खत्म होगी। अगर बराबर वेट लिए तो रिएक्शन खत्म नहीं होगी, रुक जाएगी। जैसे ही जो चीज कम होगी वहां रुक जाएगी, वो समझा दूंगा अभी लिमिटिंग रिएजेंट से। समझ गए चीज कुछ कुछ। तो अगर दोनों चीजों का कुछ कुछ दिया होगा, इसका 60 ग्राम इसका 50 ग्राम, तो तुमको ये पता करना पड़ेगा कि दोनों में से 60 और 50 ग्राम में से जल्दी खत्म कौन हो रहा है मोल के हिसाब से, वो अभी उधर सीखेंगे। तो जो चीज जल्दी खत्म हो रही होगी उसके उतना ही तो प्रोडक्ट बनता है, क्लियर है। ये चीज अभी थोड़े और ढंग से क्लियर हो जाएगा जब LR पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। और अगर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिया हो तो सिर्फ स्टोइकियोमेट्री से ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। एक ही रिएक्टेंट दिया तो किससे कंपेयर करोगे, कंपैरिजन के लिए कोई है ही नहीं ना, तो सिर्फ स्टोइकियोमेट्री से। लेकिन दोनों देंगे तो पहले LR फाइंड करेंगे, फिर LR से चेक करते हैं, वो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। चलो अब पढ़ रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन को लिमिट कर देगा कि इसका ज्यादा वेट इसका कम वेट, लेकिन इसके मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा लग रहा है, तो फिर चीजों में फर्क आ जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का एक फॉर्मूला होता है, गिवन मोल्स जो भी तुमको दिया हो, ठीक है, डिवाइड विथ स्टोइकियोमेट्री। जो क्वेश्चन में दे रखा हो उसको कहीं से डिवाइड करोगे, स्टोइकियोमेट्री से, क्लियर है, ठीक है। ये तो बहुत ही बेकार रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन दिए मैंने 5-15 क्यों लिखा, तुम लोगों को समझाने के लिए, है ना। चलो वो तो कुछ समझाने के लिए लिखा होगा मैंने, है ना। चलो इधर देखो, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लो। द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। हिंदी में लिख लो अगर लिखना है तो एक लाइन, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। लिखो लिखो लिखो, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन में या फिर रिएक्टेंट में,
रिएक्शन को रिएक्टेंट लिख लो, बेटर है। रिएक्शन ऑब्लिक रिएक्टेंट में वही एलआर है। क्लियर है? जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा वही एलआर है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब a प्लस बी से c बन रहा है, तो बहुत ही बेसिक रिएक्शन, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है। एलआर या रिएजेंट इज द रिएक्टेंट दैट इज एंटायरली कंज्यूम्ड, पूरा खत्म हो जाएगा। व्हेन द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, अगर रिएक्शन खत्म होती है तो जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा वो। कैसे समझोगे? इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को दे रखा है मैंने ये, अच्छा ये रहा क्वेश्चन, ये किधर का लिखा था यार अपन ने, ये कुछ और लिख रहे थे, है ना? चलो ये वाला, ये क्वेश्चन है इसका। ठीक है। गिवन 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिएक्टेड विद 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनेगा ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन अपने को याद होनी चाहिए, वो क्या होती है वही लिखी थी शायद, N2 + 3H2 दैट विल गिव 2NH3। तो 4 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 9 मोल हाइड्रोजन। तो गिवन में तो मुझे पता है ना, गिवन क्या है या नोन। चलो रुको, इसको गिवन मत लिखो, नोन लिखो। नोन मतलब जो पता है, इसका 1, इसका 3, इसका 2। ठीक है। पहले गिवन लिख लो, फिर नोन लिख लो, और फिर लिखोगे तो तुमको डिवाइड करने में सिंपल रहेगा। चलो गिवन क्या है क्वेश्चन में, इसके कितने 4 हैं, इसके कितने 9 है, तो ये अभी कुछ नहीं दिया है। ठीक है, वो देखते हैं। अब अपने इससे पता कर लिया, तो उसको क्या लिखे, नोन। ठीक है। नोन क्या है, इसके कितने 1, इसके 3 से रिएक्ट करना चाहिए और इसके 2 बनने चाहिए, ये मुझे पता है। तो इसका 1 रिएक्ट करेगा तो इसके 3 करने ही चाहिए रिएक्ट। समझ में आई ये चीज? तो जब इसका 1 रिएक्ट कर, तुम ऐसे कैलकुलेशन करो ना, इसका 1 रिएक्ट करेगा तो इसके 3 खत्म, इसका दूसरा रिएक्ट करेगा तो इसके टोटल 6 खत्म, इसका तीसरा रिएक्ट करेगा तो इसके 9 के 9 खत्म, तो इसका चौथा बच गया ना, तो ये जल्दी खत्म हो गया। तो हाइड्रोजन इसका लिमिट कर रहा है ना, रिएक्शन को पूरी कंप्लीट नहीं करवा रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। या तो ऐसे समझ लो, ठीक है, कि इससे ये वाला, ठीक है, पहले ये देख लिया, उससे अपन ने इससे इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। या फिर एलआर का फॉर्मूला होता है जो गिवन है, गिवन मोल्स इन क्वेश्चन अपॉन स्टोइकियोमेट्री। गिवन कितने 4/1, 9/3, तो 9/3 3 होगा, ये 4 होगा। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, 3, मतलब जो कम होगा वो लिमिट कर रहा है ना। तो यहाँ पे एलआर कौन होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ज्यादा है, हाँ H2N2। समझ में आया कि हाइड्रोजन 3 यूज, ये 4 यूज। क्लियर है? क्या हो गया? तो देखो, अगर एलआर के फॉर्मूले में कुछ भूल जाओ, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये बेसिक तो याद रहता ना मुझे। अगर इसके 1 यूज तो इसके 3 यूज, उसने जो दे दिया तो मुझे पता है इसका 1 खत्म होगा, इसका 3, इसका दूसरा खत्म, इसके 6 खत्म, इसका तीसरा खत्म, इसका 9 ही खत्म, तो इसका चौथा तो बच गया ना। तो ये तो बचा हुआ रह जाएगा रिएक्टेंट में। बाकी रिएक्शन मेन किस पे डिपेंडेंट है, इस पे। ये जल्दी खत्म हो रहा है तो इस पे डिपेंडेंट है। जो चीज एक्सिस में हो तो कभी खत्म नहीं होगी ना, तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो लिमिटिंग रिएजेंट समझ गए कौन है, ये। तो यहाँ पे अगर मान लो दोनों रिएक्टेंट दिए तभी मैं एलआर निकाल पा रहा हूँ ना। अगर सिर्फ एक देता तो कैसे एलआर निकालता, पॉसिबल नहीं होता वो। ये सुन लो सारे, अगर वो ये चीजें नहीं देता, ये 9 नहीं दे रहा है, तो मैं एलआर निकाल ही नहीं सकता था ना कभी। सिर्फ 4 दिया तो मेरे को फिर ऐसे ही करना पड़ता कि इसका 1, इसका 2, समझ में, इसका 1 तो इसका 2, तो इसके 4 तो इसके कितने, अरे इसका 1, इसका 2, तो इसके 4 तो इसके कितने 8। क्लियर है? हाँ यही तो था। कौन उठा? चलो समझ गया ना, इसका 1, इसका 2, तो इसके तो कितने, देखो क्यों गलत लिखा है, वो एलआर ज्यादा लिखा है मैंने। ये लिमिटिंग रिएजेंट ये 3 आ रहा है, सुनो इधर, लिमिटिंग रिएजेंट ये 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये जो मैंने लिखा है, बेटा आवाज नहीं करो,
ये जो मोर देन का साइन लगाया ये इसलिए लगाया कि हाइड्रोजन ज्यादा लिमिटिंग रिएजेंट है कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा लिख लो इसके यहाँ, हाइड्रोजन डिसअपियर। हाइड्रोजन डिसअपियर फर्स्ट इन द रिएक्शन। बेटा सारे इधर, इसका मतलब ये नहीं है कि H2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है। क्लियर है? आवाज नहीं करो, 2 मिनट का और लेक्चर बचा है, ठीक है? एकदम शांति से बैठे रहो सारे। अगर मैं इसमें बोल रहा हूं कि तुमको 9 नहीं देता तो तुम लोग LR पता ही नहीं कर पाते ना, सिर्फ इसका पता करके क्या ही कर लेते। उसको कंपेयर कर रहा हूं ना मैं कि इसके इतने तो इसके कितने, तो रिएक्शन आगे बढ़ रही कि नहीं। अगर ये नहीं देता तो फिर नहीं पता कर पाता। तो अगर वो एक ही रिएक्टेंट देगा ना तो मैं कहीं से करूंगा स्टोइकियोमेट्री से कि अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये 4 है तो कितना 8 कर दूंगा। क्लियर है? लेकिन अगर वो दोनों रिएक्टेंट देता है तो फिर मेरे को पहले LR फाइंड करना पड़ेगा कि जल्दी कौन खत्म हो रहा है। उस जल्दी वाले के हिसाब से फिर देखना पड़ेगा कि दोनों में से किसका कितना पोर्शन यूज होगा, और जितना पोर्शन यूज होगा उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है? और इसमें फिर जब क्वेश्चन करेंगे तब एक चीज जो अपन लिखते हैं 1 1 0 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स और जो भी इधर दिया हो। वो फिर क्वेश्चन में ही देखेंगे, बेटर है ना, क्योंकि वो फिर पूरा समझाना पड़ेगा मेरे को कि गिवन इक्विलिब्रियम पे कितना, टोटल कितना, तो टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है? तो जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं ढंग से एक बार वो चीज और बता दूंगा। तो समझ गए ना? तो इसमें लिख लेना लिमिटिंग रिएजेंट वाले टॉपिक कब लगेंगे, जब बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर, सॉरी बोथ रिएक्टेंट गिवन, बोथ द रिएक्टेंट आर गिवन। जब दोनों रिएक्टेंट दे तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही रिएक्टेंट दे तो स्टोइकियोमेट्री फाइंड करना पड़ेगा। मतलब स्टोइकियोमेट्री से कर लेंगे, मतलब स्टोइकियोमेट्री से ही होता, क्योंकि लिमिट देखो वो तो प्रोडक्ट है ना, उसका इससे क्या काम। तुम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट में डिपेंड करते हो। 2 चीजें मिक्स हो रही है तो ये खत्म हो गई तो ये किसके साथ मिक्स होगा, तो प्रोडक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों में से किसका कितना यूज हो रहा है ये नहीं पता कर पाओगे ना, स्टोइकियोमेट्री से ही करना पड़ेगा। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर एक देगा तो स्टोइकियोमेट्री से देखना पड़ेगा, अगर दोनों रिएक्टेंट देता है तो मैं फिर LR फाइंड कर पाऊंगा। अगर एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट देता है तो स्टोइकियोमेट्री से देखना पड़ेगा कि इसके इतने में इसका इतना बन रहा है तो इसका कितना लगा होगा। ठीक है? समझ में आया? चलो बेटा सारे इधर शांत। हाँ भाई हो गया बेटा, लेक्चर खत्म है ना, चले जाओ। चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए कल पूरी कॉपी पढ़ के आना। ठीक है? कल अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? सारे 0 से लेके अच्छे लेवल तक के सारा कंटेंट कवर हो गया इसमें। ठीक है? चलो थैंक यू सो मच।